अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मुस्कुराइए, मैं नहीं मुस्कुराऊंगा आज। क्यों? कॉफी नहीं आई मेरी। चले अभी हम कह देते हैं भाई, हमारी टीम फौरन से किचन में कह दे कि मोहम्मद शेख को कॉफी एक बार ऐसे हुआ था। अच्छा, वैसे क्या? मैंने शिकवा किया था, फौरन कॉफी आ गई थी। अभी भी आ जाएगी, क्या हो गया? मतलब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारे किचन के स्टाफ को, ऐसा बिल्कुल नहीं। बड़ी अच्छी और जबरदस्त कॉफी होती है समा की, तो इसमें कोई शक आपने नहीं। कभी भी पीनी हो तो शुएब से कांटेक्ट करें और हमारे ऑफिस आ जाए, हम आपको कॉफी पिलाएं। बिल्कुल ठीक है। नहीं वाकई इसमें कोई शक नहीं, हमारी कॉफी बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत होती मजे है। की होती है। आज प्रोग्राम में बहुत अच्छी अच्छी खबरें हम शामिल करेंगे और जनाब इब्तिदा में हम बात करेंगे खान साहब की। और खान साहब ने जो बड़ा बयान दिया है उसकी, हमने देखा था कि वीकेंड पे हर टेलीविजन पर वजीर आज़म इमरान खान का ये बयान चल रहा था कि अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे हम नहीं देंगे। बड़े तबसरे भी हुए, हर टॉक शो में ये टॉप स्टोरी थी। लेकिन अब खान साहब ने इसका जवाब दे दिया है कि क्यों नहीं दे सकते। वजीर आज़म इमरान खान के मुताबिक अगर अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे दिए तो पाकिस्तान दहशत गर्दों का हदफ बन सकता है। ताकतवर अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रुककर जंग नहीं जीत सका, अड्डों से कैसे मुकाबला करेगा? पाकिस्तान ने अफगान जंग में बहुत नुकसान बर्दाश्त किया है, पाकिस्तान एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खान साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर इमदाद दी, पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। अब भी 30 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन है। ये सब उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून के जरिए बताया, एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। जो उन्होंने एक टर्म यूज की थी, बड़े इसमें सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल सही बात। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड वो बन चुका था, तो अब उसकी जब वजाहत सामने आ गई तो बड़े हल्कों में जो तशवीश थी, आई थिंक वो खत्म हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल में पहले भी वो वजाहत थी इस हवाले से। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और कोविड-19 की वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। पिछले चंद दिनों में जो खबरें ज़ेरे गर्दिश थीं लाहौर और कराची को लेकर कि वैक्सीनेशन नहीं हो रही, चूँकि कुछ सेंटर्स एक दिन के लिए बंद हुए थे। सप्लाई चेन को यकीनी बनाकर वैक्सीनेशन सेंटर्स में वहाँ पर अब फिर से वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है और बताया जा रहा है कि साइनोवैक और साइनोफार्म की जो दूसरी डोज़ है उसका वक्त अब 6 हफ्ते कर दिया गया है। साइनोफार्म सिर्फ दूसरी डोज वालों को लगेगी, जिनकी पहली डोज हो चुकी है वो अपने टाइम पर आएंगे, सेकंड डोज लगवाएंगे। बैरून मुल्क जाने की जो ख्वाहिशमंद हैं वो इंतज़ार करें, क्योंकि एस्ट्राजेनेका फ़िलहाल दस्तयाब नहीं, बट इंशाल्लाह वो आ जाएगी। मज़ीद इंतज़ामिया के मुताबिक हफ्ते के आखिर तक ये एस्ट्राजेनेका दस्तयाब होगी। इस पूरी सूरत हाल पर चंद शहरी एहतजाज भी कर रहे हैं। उनकी राय क्या है, वो इस मामले को देख कर क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। कश्मीर से आए हैं, 9 घंटा हमने उधर से सफ़र करके इधर आए हैं। सुबह के 8 बजे इधर पहुंचे, सेंटर खोला, हम गए अंदर। एक आदमी उधर बैठा था सेंटर वाला, उसने बोला बैठो इंतज़ार करो। एक ये सिरिंज है, 1 घंटा हमने इंतज़ार किया। 1 घंटे के बाद उसने बोला कि भाई ये अभी ख़त्म हो गया, आप इधर से जाएँ। इसमें कोई शक नहीं, जो बहुत दूर से आए, दूर दराज इलाकों से आए किसी शहर में एस्ट्राजेनेका के लिए, चूँकि एस्ट्राजेनेका हर सेंटर पर दस्तयाब नहीं है, तो वो वाकई उसके लिए परेशानी है। लेकिन जो मुतालिका हुकाम है वो बार बार ये कहते हैं कि चूँकि वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ, क्योंकि हमने देखा कि 18+ को वॉक इन कर दिया गया कि आप आएँ और वैक्सीन लगवाएं। दैट इज़ द रीज़न कि सप्लाई चेन मुतासर हुई, क्योंकि पाकिस्तान वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, इस पर काम हो रहा है और जल्द हर शख्स के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, हर एलिजिबल पाकिस्तानी के लिए वैक्सीन दस्तयाब होगी। हमारी भी तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से अपील है, प्लीज़ डोंट पैनिक, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और तमाम पाकिस्तानियों की जो वैक्सीनेशन है ये हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, तो इसलिए ये होना ही है। और अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसी कोई भी खबर देखते हैं कि जनाब वैक्सीन मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर देखिए, यकीन करने के बजाय खुद जाएं, खुद विजिट करें, ताकि आपको पता चले कि हक़ाइक़ है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला था, नौशीन हामिद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम के जरिए बड़े अच्छे तरीके से उसे बयान किया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा एक तशवीश की खबर है कि एहसास प्रोग्राम, रोज़गार स्कीम्स हैं, सस्ते घरों के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये सब बेअसर है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने के बाद? क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में गुर्बत में 1% इजाफा हो चुका है, लेकिन हुकूमती अदादो शुमार तो कुछ और बताए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने से 20 लाख मजीद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। जबकि अगर मैं सरकारी सर्वे की बात करूँ तो उसके मुताबिक मुल्क में हालिया बरसों के दौरान गुर्बत की शरह में कमी आई है। हकीकत क्या है और अगर गुर्बत में इजाफा हुआ है तो इसकी वजूहात क्या है और आने वाले वक्त में ये हमारी मईशत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि कोविड में हमारी पॉलिसीज ऐसी थी कि हमारी मईशत संभली है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या इससे एग्री करती हुई हमें नजर नहीं आती? प्रोग्राम इस पे चल के हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे मैं कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ठीक है या कि हमारा सर्वे ठीक है, कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड बैंक ने अंडर एस्टिमेट किया हो पाकिस्तान को। यू नेवर नो, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि शायद हमारे जो हकायक
है, चूंकि हम देखते हैं कि हर दिन और हर लम्हे से बदलते साथ जो हकायक होते हैं उसका भी बड़ा असर होता है। और बिल्कुल, और जो सर्वे है पाकिस्तान का, जो गवर्नमेंट का सर्वे है, अगर वो ये बता रहा है कि चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद नहीं जा रहे बल्कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो फिर हमें ये नज़र क्यों नहीं आ रहा? फिर सैलरीड क्लास, डेली वेजर्स, इनके हालात बेहतर होते दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो ये दो मामले हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और हमारा सर्वे। इस पर बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन एक और बात इमरान खान साहब से मुताल्लिक की, जो बार बार ये साबित कर रहे हैं कि वो अवाम के वज़ीर आज़म है। बराह रास्त फ़ोन कॉल्स पर मसाइल सुनना और उनका हल निकालना और हल की तरफ बढ़ना, और जो इदारे उनको मुतहरिक करना, ये वो कर रहे हैं। आम शहरी की तरह मार्केट्स का दौरा वो करते हैं, मुतहरिक दिखाई देते हैं। इमरान खान साहब एक बार फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, ख़ुद उन्होंने गाड़ी ड्राइव की और रेडीबान मार्केट का जायज़ा लिया। शहर ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया तो इमरान खान साहब ने भी वेव किया और कहा कि मैं आपके साथ हूँ। चूँकि इमरान खान साहब ने जो कहा था ना महक, कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का गुर्बत है, सबसे ज़्यादा मसला बेरोज़गारी है, महंगाई है, और ये जो महंगाई वाला एलिमेंट है इसकी वजह से वो सो नहीं पाते। तो यही देखने के लिए, यही समझने के लिए वो खुद निकलते हैं और देखते हैं आवाम में जाके। सुबह उठ के निकल गए तो अच्छी बात है। नहीं, आज सुबह तो नहीं गए होंगे शायद, सुबह गए हैं। नहीं, वैसे मुझे सुबह का ही मंजर लग रहा है, लेकिन चले ये एक अच्छी बात है कि खान साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के इस तरह से हमें आम तरीके से इस्लामाबाद की सड़कों पर नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोग ये शिकवा भी करते हैं खान साहब से कि आप प्लीज़ ज़रा इस्लामाबाद से निकल के दीगर जो शहर है वहाँ पर भी अगर इस तरह के दौरे करेंगे तो हकायक मज़ीद खुल के सामने आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती जो इलाके वो तो बड़ा सुकून वाला माहौल है वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो शायद आपको कुछ तल्ख हकायक सामने आते हैं। चलें जी, खेल के मैदान की तरफ बढ़ते हैं और आपको खबर देंगे कि PSL 6 के एलिमिनेटर 1 में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को हरा दिया है। दिल खुश हुआ है ना कुछ लोगों का। खैर आगे बढ़ते हैं। हज़रतुल्लाह से सही की जारहाना इनिंग और कराची किंग्स की बदतरीन शिकस्त जो है जनाब, ये हम देख रहे हैं कि उनकी बदतरीन बैटिंग लाइन जो है बड़ी ऐसी हमें नज़र आई कि पेशावर ज़ल्मी की जीत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। हज़रतुल्लाह ने 38 गेंदों पर 77 रन बनाए, शुएब मलिक ने 25 गेंदों पर 30 रन बनाए। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी को 174 रन का हदफ दिया था। पहले आपको ये दिखाते हैं मनाजिर, फिर ज़रा इस पर और बात करें। और ज़रा अगर आज की बात करें तो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। जीतने वाली टीम फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि PSL के पहले फाइनलिस्ट का फैसला हो चुका है। मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्वालिफायर में 21 रन से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। जो जीतेगा मैं तो उसके साथ हूँ, जी जिसकी भी हो जीत होगी पाकिस्तान की। बस ये एक दुख है कि इस दफ़ा जो हम ये जो मैचेस अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहे ड्यू टू कोविड की वजह से, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अगले मैच अब पाकिस्तान इंशाल्लाह होंगे। लेकिन जो मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया और फाइनल में जगह बनाई, तो कुछ लम्हात आपको दिखाते हैं उस मैच के। ये तो थी टॉप स्टोरीज। इस दौरान कॉफ़ी भी आ चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। साथ साथ मैं भी पीऊंगा कॉफ़ी, आप भी कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, व्हाटएवर यू वांट टू हैव इट। पराठे भी ठीक है जी, ठीक, जो आपका दिल करे। ये महक को पराठे जो है ना बहुत याद आ रहे हैं। महक वांट्स टू हैव अ पराठा। स्पेशली आलू के पराठे। क्या बात है। पराठा कितना महंगा हुआ है, ये चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके साथ जिक्र ये भी करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में गुर्बत में कितना इजाफा हुआ है। चूँकि हमने आज इनिशली इस पर डिस्कशन भी की थी, तो आलमी बैंक और हुकूमत पाकिस्तान, इनके स्टैट्स ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ने से 20 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, जबकि जो गवर्नमेंट का सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान गुर्बत की शरह में कमी आई है। एक जो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की वो मार्च की है और जो हमारा सर्वे वो ताज़ा तरीन है, लेकिन चूंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इस पर डिटेल से बात करना बड़ी ज़रूरी है। शकील अहमद ने ज्वाइन किया। शकील प्लीज़ अपडेट कीजिएगा इससे मुताल्लिक। पाकिस्तान में गुर्बत की सूरत हाल के दो मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं या दो मुख्तलिफ आरा है। एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है जिसमें 3 डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान में साल 2020 के दौरान गुर्बत की शरह में 1% इजाफा हुआ है, यानी 4.4% से बढ़कर 5.4% तक पहुँच गई है। और 20 लाख नए ऐसे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। ये वो लोग हैं जो योमिया $2 से कम कमाते हैं, यानी $1.90 जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 300 रुपये योमिया बनते हैं। ये पावर्टी लाइन में चले गए हैं। और दूसरा मेथड यूज़ किया गया है लोअर मिडल इनकम पावर्टी लाइन का, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में योमिया $3.2 जो कमाते हैं, यानी 500 रुपये के करीब, उनकी जो गुर्बत की शरह है वो 39.3% है। और अगले 2 साल में इसमें कमी आएगी और ये 38% से कम हो जाएगी। और तीसरा मेथड यूज़ किया गया है अपर मिडल
जो इनकम पावर्टी है, $5.5 योमिया कमाने वाले, ये पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 860 रुपये बनते हैं। तो ये गुर्बत की शरह के बारे में वर्ल्ड बैंक का सर्वे है और हुकूमत पाकिस्तान की एक अपनी स्टडी है, यह सर्वे है जो कि 2018-19 का जो डेटा है उसकी बुनियाद पर तैयार किया गया है। और हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में ओवर द ईयर्स गुर्बत में कमी आई है। मसलन अगर 2015-16 का देखा जाए तो 24% से ज़्यादा थी पावर्टी, 24.3% थी, लेकिन 2018-19 में ये कम होकर 21.9% आ गई। और अगर इसका 13-14 साल से मुवाजना किया जाए 2005-6 का और 2018-19 का, तो 2005-6 में 50% से ज़्यादा पावर्टी थी पाकिस्तान में, लेकिन 2018-19 में ये कम होकर 21.9% पर आ गई। ये हुकूमत का अपना सर्वे है। लेकिन साथ साथ कोरोना वबा के दौरान एक स्पेशल स्टडी की गई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान पर कोरोना के मनफी असरात क्या हुए, समाजी और माशरती और इकनॉमिक जो उसके वर्स इम्पैक्ट था, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए और 67 लाख ऐसे लोग थे जिनकी इनकम में कमी आई। तो अब अगर इतने ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए और इनकम में भी कमी हुई तो ज़ाहिर है उसका पावर्टी पर फ़र्क पड़ेगा, पावर्टी में इजाफा हुआ होगा। लेकिन हुकूमत का ये दावा है तकरीबन 2.25 करोड़ लोग वापस रोज़गार पर आ गए और इस वक्त 31 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। तो ज़ाहिर है इसकी लेटेस्ट स्टडी होगी तो फिर पावर्टी लाइन का पता चलेगा कि एग्जैक्टली पाकिस्तान में पावर्टी कितनी है। लेकिन जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार अब तक दस्तयाब है उसके मुताबिक 2018-19 में गुर्बत में कमी आई है, जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया। और इसी मामले पर बात करने के लिए हम क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और मेंबर हैं PM एडवाइजरी काउंसिल के आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब ने। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो तजाद पाया जा रहा है, एक तो वो सर्वे जो कि हुकूमत ने किया और एक जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि गुर्बत की शरह में अब इजाफा हो रहा है, ये यकीनन तशवीशनाक है। आप वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि शकील बता रहे थे कि ये 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेशन 2 मुख्तलिफ अदवार में हुई। मैं जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार है उनके साथ ज़रा स्टिक करूँगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो 1.3% रहने की पेशीन गोई की थी। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा था कि पूरी दुनिया में रेमिटेंसेस जो हैं उनमें 20% कमी आ जाएगी, जबकि पाकिस्तान में उसके बरक्स हुआ। इन बात में कोई दो राय नहीं है कि कोविड के दौरान और जब वो वर्ल्ड बैंक का सर्वे जब हुआ, उनकी जो स्टडी है वो जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक है, उस अरसे में लोग जो हैं वो खत गुर्बत से नीचे भी आए, उसमें मुलाजमतें जो हैं वो भी चीनी। लेकिन पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, ये 2 सेक्टर ऐसे थे पाकिस्तान के जिन्होंने के बाउंस बैक किया। हुकूमत के दावों को या हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार को आप कह सकते हैं कि शायद उसमें कुछ एग्जेजरेशन हो, कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया हो, लेकिन ये तो हम भी देख सकते हैं कि जब 1.3% की जगह अगर आपकी 3.98% ग्रोथ आ रही हो, जब आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही थी या ज़राअत ने काम किया, तो उसमें बहुत से लोग जो थे वो वापस अपनी रोज़गार पे भी आते हुए नज़र आए। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि कोरोना जैसे वबा के दौरान गुर्बत में इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन इसमें बाउंस बैक भी हुआ। और यहाँ पे हमें इक्तफा नहीं करना है, बल्कि इस स्ट्रॉन्ग बाउंसिंग बैक फैसिलिटी जो हमारी कैपेसिटी है उसको हमें मुआवन बना के अब इससे आगे बढ़ना है। और जब भी कोई पावर्टी का नया सर्वे होता है जिसमें कि साइंटिफिक बुनियादों पे देखा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो असल अदाद-ओ-शुमार हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादा बेहतर आपको ये तस्वीर जो है बता सकेंगे। ठीक, चूँकि सर आप गवर्नमेंट के इन स्टैट्स के साथ खड़े हैं तो फिर मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि जब बहुत से सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर कॉटन के अलावा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सीमेंट, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, पावर जनरेशन अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सैलरीड क्लास को, डेली वेजेस को इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? क्यों हमें ये फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा? देखिए, जो फ़ायदा नज़र आना चाहिए वो थोड़ा सा बजट में आपको नज़र आया, और वो ये था कि आपके जो तनख्वाहदार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, पेंशन में इजाफा हुआ, और जो मिनिमम वेजेस थी वो बढ़ी। आप शायद ये बात करना चाह रहे हैं कि जी महंगाई जो है, महंगाई क्यों कम नहीं हो रही, और महंगाई कम ना होने की अपनी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ उसकी इंटरनेशनल वजूहात हैं, कुछ उसकी डोमेस्टिक वजूहात हैं। गवर्नमेंट के पास जब भी क्वेश्चन बढ़ता है तो गवर्नमेंट उसको अक्रॉस द बोर्ड डिवाइड करना चाहती है। तो 2-3 मैकेनिज्म है, या तो सब्सिडीज़ दे दी जाएँ, या जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनमें पैसे ज़्यादा मुख्तस कर दिए जाएँ, या तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा दी जाए, मिनिमम वेजेस बढ़ा दी जाए। और ये तीनों में इस बजट में अगर आप देखें
तो जो एहसास प्रोग्राम है उसके लिए एक रिकॉर्ड एलोकेशन जो है वो हुई है। सब्सिडीज में 610 अरब रुपए की इस दफ़ा उनमें एक रिकॉर्ड रकम रखी गई है। और जो आपकी तनख्वाहें और पेंशन है और जो मिनिमम वेजेस हैं उनमें इजाफा होता हुआ नज़र आया है। हाँ, जो महंगाई है, महंगाई को कंटेन करना अभी भी मुश्किल होगा क्योंकि बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं वो इस वक्त $74-75 पर बैरल को टच कर रही हैं। और जब इतना महंगा पेट्रोलियम प्राइसेस होगी तो एक लिमिट होगी जो अपना उस कुशन को ऑब्जर्व कर सके। उससे ज़्यादा जो होगा वो गवर्नमेंट को पास ऑन करना होगा, जिससे कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। अच्छा आबिद साहब, एक ज़रा चीज़ मुझे समझाइएगा, बड़ी जो मेन चीज़ इसके अंदर है वो है शरह नमू। जब हम शरह नमू की बेहतरी की बात करते हैं या शरह नमू के नीचे जाने की बात करते हैं तो गुर्बत की जो शरह है उसका इससे रिलेट या उससे इसका ताल्लुक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों का मेरी नज़र में ताल्लुक चोली दामन का साथ है। तो अगर हम ये देखें कि हमारी शरह नमू किसी हद तक बेहतर हो गई है, फिर भी हम ये देखते हैं कि गुर्बत की लकीर से अभी तक हम उस हद तक नीचे नहीं आए जिस हद तक हमें अपनी मुआशी पॉलिसीज़ को देखते हुए आ जाना चाहिए था। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है ये इनइक्वालिटी है मुआशरे में। यानी पाकिस्तान समेत बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें दो फिनोमिनन साइड बाई साइड काम करते हैं। एक तो शरह नमू बढ़ी होती है, दूसरा गुर्बत जो है वो स्टैगनेंट या गुर्बत में भी इजाफा हो रहा होता है। यानी इनइक्वालिटी होती है, अमीर अमीरतर हो रहे होते हैं, गरीब जो है वो गरीबतर हो रहे होते हैं। और पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी शरह नमू तो ये है कि हम 3 लोग हैं और हम तीनों की इनकम जो है वो अगर उसको मिला के देखा जाए, उसकी एवरेज निकाली जाए तो उसमें देखा जाए कि जी शरह नमू बढ़ गई। लेकिन अगर मेरी माहाना जो आमदनी है 10 रुपये है, आपकी 100 रुपये है और जो हमारे तीसरे साथी हैं उनकी 1000 रुपये है, तो एवरेज तो बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं होगा कि गुर्बत में भी कमी हो रही है। तो गुर्बत में कमी के लिए अलहदा पॉलिसीज़ चाहिए, जैसा कि जो रोज़गार की क्रिएट करना, सोशल सेफ्टी नेट्स का बनाना, टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना। तो इसका डायरेक्टली ये नहीं हो सकता कि शरह नमू बढ़ी तो ऑटोमेटिकली गुर्बत जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक, आबिद साहब, वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट का हवाला दूंगा। उन्होंने कहा है इसमें कि अगर डिले होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स तो फिर फिस्कल एंड मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस होंगी। कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? व्हाट इज़ योर सजेशन टू द गवर्नमेंट? देखिए, वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे इदारे जो हैं जब वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो 2-3 चीज़ें कह रहे होते हैं कि जी आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आपके पास कितने हैं, या वो कहते हैं आपका जो डॉलर में पेमेंट आपने करनी है और जो डॉलर्स आने हैं उनमें डिफरेंस कितना कम है, या आपके जो फिस्कल डेफिसिट है, आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न है वो कितना ज़्यादा है। और बदकिस्मती से IMF के जो एक स्ट्रेट जैकेट मेयर्स हैं उनमें जो चीज़ें जो हमारे लोअर इनकम अर्नर्स को हिट करती हैं फिर वो होना शुरू हो जाती हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, या वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा जी सब्सिडीज़ जो हैं वो सारी टारगेटेड कर दें। जब आप बिल्कुल टारगेटेड सब्सिडीज़ पे जाएंगे तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर होंगे। या वो ये कह रहे होते हैं कि अच्छा जब आप अपने एक्सचेंज रेट को इस तरीके से जो है बढ़ा दें या कम कर दें। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करना और उसके साथ साथ गुर्बत में कमी लेके आना, ये इस वक्त अक्सर ममालिक के लिए एक चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए भी ये चैलेंज है। ठीक, लास्टली आबिद साहब, ये बताइएगा मुझे, पॉलिसीज़ देखते हुए, हालात देखते हुए, बजट देखते हुए पोटेंशियल कितना है इस वक्त पाकिस्तान में? एक साल में कितनी नौकरियां और हम देख सकते हैं, कितनी नौकरियां नज़र आएंगी पाकिस्तान में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का अगर हम ये इस साल 2021-2022 को देखें तो ये फोर्सी किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर परफॉर्म करेगा। ये फोर्सी किया जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। सर्विसेज सेक्टर जो है वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप बजट को देखें तो ये बजट काफ़ी सारा प्रो ग्रोथ, प्रो बिजनेस बजट आपको लगता है, जिसमें जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको कम करने की कोशिश की गई है। और जाहिर है कि जब मईशत का पहिया चलेगा तो उसमें नौकरियां जो हैं वो भी अवेलेबल हो। सही है, ठीक है आबिद साहब, बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और यकीनन जैसा भी बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो हुकूमती सर्वे है उसमें एक अब डिफरेंस जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ज़रा
कराची की बात करते हैं। कराची का इलाका डिफेंस, जहां पर 2 पालतू कुत्तों ने चहलकदमी करने वाले शहरी पर हमला कर दिया। जख्मी शहरी ने मालिक और 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वाकया जो है ये डिफेंस खयाबान शहर में हुआ और जिसकी सीसीटीवी फुटेज के मनाजिर इस वक्त आप देख भी सकते हैं। फुटेज में कुत्तों को हमला करते हुए देखा जा सकता है और जख्मी शख्स ने मालिक समेत 2 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। पुलिस के मुताबिक कुत्तों का मालिक जमानत पर है, जबकि 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया है। जब ये पालतू कुत्ते, तो इस पे सवाल फिर शेब ये उठता है कि क्या इनकी ट्रेनिंग इस तरह से नहीं गई है? जो मुलाजमीन थे वो गफलत की नींद सो रहे थे कि जो इस तरह से एक शहरी पर हमला कर दिया गया। एग्जैक्टली ये कुछ सवाल हैं। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया स्टूडियो में एनिमल एक्टिविस्ट हैं सदफ आरिफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये फुटेज देखने के बाद क्या आप समझा सकती हैं हमें क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जब भी कुत्ता हमला करता है, बच्चों पे करे, किसी और शहरी पे करे, तो उस पर डिबेट करते करते हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि ज़रूर छेड़ा गया होगा कुत्ते को तो उसने हमला किया। नॉर्मली ऐसे होता है। यहाँ पर ये मामला नहीं है। यहाँ पे वो शहरी जा रहा है और कुत्ते ने हमला किया है। क्या रीज़न हो सकती है, क्यों कुत्ते ने हमला किया होगा? देखिए, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनका ये होता है कि उनको, क्योंकि वो ट्रेन नहीं होते, ठीक है, उनके पास कोई ट्रेनर नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो उनको अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो यकीनन वो आप पे अटैक करेंगे। ये स्ट्रे डॉग नहीं, लेकिन तो ये पालतू स्ट्रे है ना? डॉग नहीं है, ये पैट डॉग थे उनके। तो इसमें सिर्फ मैं यही समझ सकती हूँ कि इसमें इनकी ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा। और ये बिल्कुल ट्रेन डॉग नहीं है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगा कि ये फाइटर डॉग है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने कहा फाइटर डॉग के हवाले से आपने बात की, तो ये तो फिर शिकारी कुत्तों के उसमें आ गया ना। जी, और बिल्कुल। अगर हम इनको रख रहे हैं घर में और वो इनकी ट्रेनिंग भी नहीं हम कर रहे, बिल्कुल तो फिर कसूरवार कौन है? बिल्कुल, इनका कसूरवार एक तो ओनर है, ऊपर से हमारे यहाँ वो इदारे हैं जो लाइसेंस दे देते हैं। इन ठीक है, शिकारी हम कुत्तों लोग के। हम जी बिल्कुल, हम लोग जब अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, हम लोग अवेयरनेस देने जाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे एनिमल्स अपने घरों में रखते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनको रखा गया है कराची में भी। लेकिन वो उसकी इजाजत जब नहीं है। हम उनको पूछते हैं कि आपने इसको रखा है, इसकी क्या आपने ट्रेनिंग करवाई है, इसकी कोई ऐसा आपका केयर टेकर ऐसा है जो खुद ट्रेंड है, जो इसको बाहर लेके जा रहा है और इसकी ट्रेनिंग के बगैर इसको लेके रोड पे चल सकता है, तो आगे से यही जवाब मिलता है हमारे पास लाइसेंस है। अच्छा, ठीक सिर्फ है? लाइसेंस की सिर्फ बुनियाद लाइसेंस पे। की बुनियाद पे। लाइसेंस आपकी ट्रेनिंग नहीं दे देता आपके बिल्कुल। पैट को। ठीक है, आप स्ट्रे पे, हम लोग स्ट्रे पे ज़्यादा काम करते हैं, मैं स्ट्रे पे ज़्यादा काम करती हूँ। तो अब स्ट्रे को तो हम जिस तरह डील करते हैं वो हमसे डील हो जाते हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी टीम है, हम लोग स्ट्रे पे काम करते हैं। ज़ख्मी से ज़ख्मी डॉग को भी हम लोग जाके हाथ लगा लेते हैं, चूँकि वो यूज़ टू होते हैं उस इन्वायरमेंट के, लोगों को देख रहे होते हैं, लोगों के साथ उनका मिक्सअप होता है, उनको पता होता है, लेकिन उनको छेड़ा जाता है जब वो मारते हैं। लेकिन पैट्स को ऐसा नहीं होता, चूँकि वो घर में होते हैं, अपने ओनर को देख रहे होते हैं, अपने केयर टेकर को देख रहे होते हैं, तो उनको जब बाहर लेके जाया जाए तो एक तो उनको चेन किया जाए। राइट। ये चेन नहीं थे डॉग्स, चेन नहीं दोनों थे। डॉग्स चेन नहीं थे। आप बगैर चेन के उनको बाहर लेके गए, एक तो ऊपर से उनको इस तरह से रखा कि पहले एक ने अटैक किया, फिर दूसरे ने भी अटैक किया, क्योंकि उसका केयर टेकर खुद ट्रेन नहीं था। उसको उसी वक्त उसको एक को रोक लेना चाहिए था। उसको इस तरह की उसकी अपनी ट्रेनिंग होनी चाहिए थी कि वो एक को रोक लेता ना, उसने एक को रोका, वो दूसरा भी उसने अटैक किया। अच्छा, तो ये इस पे कवानीन तो यकीनन कुछ बने होंगे ना कि बिल्कुल है, शिकारी कुत्तों को बिल्कुल रखने है। की अगर इजाजत नहीं है तो फिर बिल्कुल क्या है। कवानीन है? कवानीन यही है कि आप जब अपने घर में रखें तो आप लाइसेंस के साथ केयर टेकर को भी आप ट्रेन करें, और हमारे यहाँ ट्रेनर्स ये हैं। कानून है कि जी, केयर बिल्कुल टेकर है, बिल्कुल ट्रेन है, होगा। बिल्कुल है, केयर टेकर भी ट्रेनर के साथ ट्रेन होगा। डॉग ट्रेनर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, बहुत डॉग ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ असल में कुछ ऐसे लोग हैं जो शोबाजी में ऐसे पैट रख लेते हैं, जिनके सिर्फ आप शो के लिए रख लिया, नुमाइश शेरों को करते रखते हैं। हैं। आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। ये बिल्कुल महक ने जिस तरह का शेर, तो सदफ मुझे जी। बताएं कि ये जो शौक के तौर पे हम रख लेते हैं, क्योंकि कराची में इसका रुझान बहुत बढ़ता चला जा बहुत रहा बढ़ रहा है, है। जी। बहुत से लोगों ने शेर घरों में पाल बिल्कुल रखे हैं, रखे कुछ ने ठीक है रखे हैं फार्म हाउसेज में। बल्कि आप मुझे ये बात भी कहने दीजिए कि कल बहुत से लोग दुखी थे, सिम्बा शेर वो मर गया, तो जो जी, उनके बिल्कुल, बड़े बहुत, जी, हसन चाहने वाले। हुसैन बिल्कुल जी। उनके पास था, तो मैं ज़रा ऐड करूँ, वो लोग बड़ा प्यार से रखते हैं। उन्होंने तो फार्म हाउस में रखा, लेकिन बिल्कुल। बहुत से लोग घरों में रख लेते घरों में हैं। रखते हैं। हाउ बैड इज दिस? ये तो बड़ा नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह है। मैं एक ऐसे जानती हूँ जिन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन Even उनका license बिल्कुल भी के कोई साथ चेक एंड भी बैलेंस नहीं है नहीं ना, है। कोई चेक एंड बैलेंस तो नहीं चेक एंड है। बैलेंस किसका काम है? इदारों का इदारों का काम है। हमारे यहाँ
गवर्नमेंट का काम है कि ऐसे इदारे हैं जो जाएं देखें, इवन के शेल्टर्स को भी जाके चेक एंड बिल्कुल। बैलेंस करें, ठीक है, कि शेल्टर्स में क्या हो रहा है, उसमें किस तरह से एनिमल्स को रखा हुआ है, क्योंकि आजकल का ये हो गया कि अपने पेट्स भी शेल्टर में दे दिए जाते हैं, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। मेरा अपना शेल्टर है लेकिन मैं पेट्स नहीं लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग तो शायद इसलिए रखवा दे ना शेल्टर में कि कहीं जा रहे नहीं, हैं, आप वो बोर्डिंग कर सकते हैं महीने या 2 महीने जी, के लिए, तो आप तब दे रहे जी हैं। जी, वो आप बोर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन शेल्टर उसके लिए नहीं है। शेल्टर तो ठीक stray है, animals शेल्टर के स्ट्रे लिए। एनिमल्स के लिए, हमारा फोकस भी स्ट्रेस पे ही है। लेकिन अगर इस तरह से हमारे यहाँ केस बढ़ते जाएंगे डॉग्स के, कि आपने अपना पेट नहीं, उसको इस तरह से केयर नहीं की कि वो अटैक कर रहा है, तो हम लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, स्ट्रेस पे भी काम करना। अच्छा, वैसे ये रखना इसलिए भी खतरनाक है कि देखें, अगर आपने इन्हें ट्रेन नहीं किया या आपके घर अच्छे ट्रेनर नहीं है, तो आपके अपने बच्चों को भी ये नुकसान पहुंचा स्ट्रेस सकता पे तो देखिए कोई ट्रेनर हमारे यहाँ है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो हम लोग ही हैं जो चंद लोग काम कर रहे हैं। तो स्ट्रेस को तो हम लोग जिस तरह हैंडल करते हैं वो हमारे साथ हो जाते हैं। इवन के मेरे साथ मेरे हस्बैंड के साथ 12-13 डॉग्स एवरी टाइम हमारे शेल्टर के बाहर होते हैं, जो मेरे शेल्टर के डॉग्स नहीं हैं। वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, हम लोग उसको जाके रोक लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं हमारी नेचर और हम समझ चुके हैं उनकी नेचर। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जिनके पेट थे उनका केयर टेकर उसकी नेचर नहीं समझ वेरी सका, राइट। या वो वो डॉग खुद ट्रेनर अच्छा नहीं है ना, तभी तो वो समझ नहीं सका और रोक नहीं सका कि दोनों ने एक के बाद एक हमला कर दिया। नहीं सका। यहाँ बिल्कुल उन्हीं की है गलती, बिल्कुल ओनर की गलती है, केयरटेकर की गलती है, और वो बिल्कुल भी ट्रेन डॉग नहीं है। आप ये बिल्कुल ये 1% भी आप नहीं कह सकते कि वो डॉग्स ट्रेन थे। अच्छा सदफ, आपके पास क्या ऐसे केसेस तो यकीनन आते होंगे कि घर का कुत्ता और उसने घर वालों पे भी हमला कर दिया, ऐसा होता है वैसे? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मेरे पास कोई अच्छा, केस तो ये नहीं आया। चाहे अच्छे इनके ट्रेनर हो ना हो, करते बाहर वालों पे ही हमला। नहीं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये फाइटर डॉग लग रहे हैं। हाँ, फाइटर डॉग का काम होता ही मतलब एक अटैक करना है। उसको जो भी बंदा लगेगा कि ये ठीक नहीं है या मुझे तो नुकसान वो पहुंचा नुकसान सकता है। पहुंचाएगा, तो उसको इसी तरह उसका बहुत रखने के बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं। लेकिन सदफ, आपने कहा लाइसेंस होता है, तो क्या फाइटर डॉग रखने का लाइसेंस इस तरह से बिल्कुल दिया है। जाता है कि घर पे आप रख नहीं, सकते हैं? नहीं। घर पे नहीं रख सकते। लाइसेंस आप इवन इफ दे वर लेकर हैविंग भी लाइसेंस, वो घर पे नहीं रख नहीं, सकते घर थे। पे नहीं रख सकते। वो डिफेंस में, वो क्लिफ्टन में, वो पी सिटीज में, वो किसी और इलाके में घर में नहीं बिल्कुल रख सकते। घर में रखना तो ऐसे डॉग्स को बिल्कुल भी आपके फार्म हाउस होने चाहिए, आपकी ऐसी कोई जगह होनी चाहिए, इवन के आपकी उस जगह से काफी दूर होना चाहिए वो जगह। यानी आबादी ठीक है, वाले इलाके में आप इस तरह के जानवर नहीं क्योंकि रख आप अगर उनको वॉक भी कराने निकल रहे हैं तो बच्चे भी हैं, कोई बच्चा भी हो सकता था, कोई भी हो सकता था जो भी अटैक कर सकते थे, और फिर वो छोड़ के चले गए, वो पीछे डॉग उनको मतलब बाइट करते Exactly. रहे। अच्छा, वैसे क्या सजा होती है? जैसे आप कह रही हैं कि इसका कसूरवार तो ऑनर है, हमारे यहाँ अभी तक तो मुझे ऐसी कोई सजा नहीं नजर आई इसके कवानीन की कमी कोई है। कवानीन पे हमारे कोई ऐसी सजा, इवन के मैं अगर डॉग को चाहूँ, मैं कोई डॉग मुझे ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा हो कि ये डॉग ठीक नहीं है, मैं उसको खुद से पॉइजन कर सकती हूँ। हाँ। मैं उसको मेडिकल स्टोर जाऊंगी, मैं कैप्सूल लूंगी और मैं उसको खिला दूंगी, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। That मेरे means लिए कोई कोई इसके लिए कानून कानून मौजूद नहीं है। कोई भी कानून मौजूद सदफ, लेकिन ये जो एक इंसिडेंट जिस पे हम बात करें, ऐसे इंसिडेंट की वजह से लोगों की नफरत पैदा होती है जानवरों के हवाले से। बहुत ज़्यादा। एक तो पहले ही है डॉग्स के लिए और बहुत बढ़ ज़्यादा, जाती है। और अब बढ़ जाएगी मज़ीद, और क्योंकि आपका पेट डॉग जब इस तरह से अटैक करेगा तो स्ट्रेस पे तो फिर खौफ ज़्यादा आएगा, क्योंकि right. स्ट्रेस से तो ऑलरेडी लोगों का बहुत ज़्यादा खौफ है। तो जब पेट्स इस तरह से करेंगे तो ये तो बहुत ही बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरा काम ही अवेयरनेस स्ट्रेस पे है कि उनको प्यार करो, उनको रखो, और इस उनको तरह से खाना आप लोगों का खिलाओ। काम भी disturb बिल्कुल, होगा। इस तरह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, जैसे आप अवेयरनेस की बात करी है, अगर हम ये बात कर लें कि हम अपने अपने तौर पे इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं, तो हर शहरी की बहैसियत एक शहरी क्या बिल्कुल, जिम्मेदारी हो सकती है इस बिल्कुल, हवाले से? बिल्कुल, वो यही है कि आप लोग जाएं, सबसे पहले आप लोग हमारे जो स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, हाँ। ठीक है, उनके पास खाना नहीं होता, तो सबसे पहले तो उनको आप लोग खाना दें। जब वो पेट भर के खाना खाएगा तो वो सिर्फ सोएगा। डॉग्स का काम होता है, वो सारा दिन आपको नज़र नहीं आएंगे, वो सोते हैं। हाँ। और रात को वो आपको निकलते हैं बाहर। जब वो रात को उनका पेट भरा हुआ होगा तो वो किसी पे अटैक नहीं करेंगे। वैसे मैंने दिन में भी कुत्ते देखे हैं, इतने प्यारे वो होते फिर उनका बहुत कम पेट ऐसा भरा होता नहीं होता। पेट भरा नहीं इसलिए वो होता, निकलते हैं। वैक्सीनेटेड नहीं नहीं है, होते। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा आया था, एक बाहर से कुछ ऐसी टीम आई थी जिन्होंने वैक्सीनेशंस की थी स्ट्रेस की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सकी। कुछ एरिया तक वो महदूद रहीं, डिफेंस, क्लिफ्टन या फिर जमशेद रोड, और वो नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद,
और इस टाइप के जितने भी हमारे एरियाज़ हैं उधर स्ट्रेस डॉग बहुत है, कोई बहुत स्टडी ऐसी है कितने आवारा कुत्ते हैं कराची में? हमारे यहाँ तो अभी 2 लाख से अबव तो अभी वैक्सीनेशन हुए थे, ठीक है, किए थे वैक्सीनेशन। किसी एनजीओ ने प्राइवेट किए थे, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसकी तरफ थोड़ी सी गवर्नमेंट को चाहिए। तवज्जो दें, क्योंकि देखिए ना एनजीओ कितना काम कर लेंगे। एनजीओ हमारे यहाँ पहली बात इतनी है नहीं, है ठीक नहीं, बहुत कम लोग हैं जो ये कम काम ऐसे कर लोग रहे हैं। हैं। प्राइवेट जो अपना एनिमल लवर्स जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, ज़्यादा students। अपनी पॉकेट मनी से अपना जिस तरह से भी कर रहे हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और क्योंकि ये स्पेशली हमारे लिए हमसे ज़्यादा ये हमारी जो बाहर लोग जो इनसे नफ़रत बढ़ती जा रही है ना, तो वो पॉइजन केस बढ़ते जा रहे हैं। एक तो नफरत का भी एलिमेंट है और दूसरा खौफ का भी बड़ा एलिमेंट है। खौफ है, बेसिक डॉग से खौफ है। कुछ हमारे उसको मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिला दिया जाता है डॉग्स को, कुछ खौफ भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी पड़ती है, लेकिन आगे से यही जवाब मिलता है, जी ये जानवर हैं और इनको मारना जायज़ है। ये जानवर हैं, इनका खाना पीना तो अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह खुद देगा, हम क्यों करें? मतलब आगे से ये हमें रिस्पांस मिलता है, तो हमारे लिए थोड़ा अवेयरनेस करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं तो बस यही कहूँगी, जो भी इस तरह से शो के तौर पे अपने पैट्स को इस तरह से रख रहे हैं, वो कम से कम उनको वैक्सीनेशन कराइए, बिल्कुल ठीक। उनको ऐसे केयर टेकर्स रखिए जो अपने साथ साथ उनकी भी केयर कर सकें। और आप जब भी बाहर अपने पेट्स को लेकर निकलें, एटलीस्ट चेंज तो कर रहे हैं उनको। अच्छा, एक चीज़ सदफ ये भी होती है, जैसे आपने खौफ की भी बात की, नफरत की बात की, तो लास्ट में जाना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि कह देते कि गोली मार दो, गोली मार दो, या फिर ये जैसे आपने कहा कि इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। गोली ये मारी गई है, बहुत जगहों पे मारी गई है, बहुत जगहों पे प्राइवेट लोग अपना खुद ही कि मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसा जाके देखा। अभी पीआईबी कॉलोनी में बहुत ऐसा हुआ था कि कुत्तों को जला दिया गया था। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा क्योंकि कोई आता नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे, हमने बहुत कंप्लेंट्स की, हमने बहुत इदारों से कांटेक्ट किया, कोई नहीं आता, तो हमें कोई हल नहीं मिला, तो हम ना चाहते हुए भी हमने इनको जला दिया, ना चाहते हुए भी हमने इनको गोली मार दी, और ना चाहते हुए भी हमने इनको पॉइजन दिया। लोग खुद से देना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ऐसे कोई इदारे ही नहीं हैं जहाँ पे आप इनको चेक एंड बैलेंस को रख देखिए। सकते हैं एक ना। हमारा बहुत बड़ा इदारा है जिनको लोग कॉल करते हैं, तो वो जाके सिर्फ पॉइजन करते हैं, ठीक है। ये कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं ये है। कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे पूरा एक टीम बनाई जाए जो वैक्सीनेशन करें, और ऐसा कुछ शहर से बाहर की तरफ कुछ ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पे इनको ले जाके रख दिया जाए। इनका यानी खाने-पीने हुकूमती का- हलकों की तरफ से बिल्कुल, काम होना बहुत बेहद ज़रूरी है। बेहद बहुत शुक्रिया ज़रूरी है। सदफ, आप हमारे साथ मौजूद थी और इस पर गुफ्तगू करी थी। इस मामले पर गुफ्तगू भी ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा से ये बात करते हैं कि अच्छा जनाब, जो कुत्ते हैं या घर में जो पालतू कुत्ते हैं वो हमला कर देते हैं। अब हमला करने की वजह भी आपके सामने आ गई होगी। आगे बढ़ते जनाब, मेहमान नवाज गयूरों की धरती खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात कर रही हूँ। अब हम आपको वहाँ पर लेकर चलेंगे, ऐसे सूबे में जहाँ की सकाफत, कुदरती हुस्न और खाबे बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब खाबों की बात है तो फ़ौरन से भूख लग जाती है। मोहम्मद शुएब जो कि एक हफ्ते से गायब थे, वो कहाँ गायब थे, अब हम आपको रोज़ाना की बुनियादों पे बताएंगे कि ये चोरी छुपे अकेले तो नहीं, खैर टीम के एक बंदे के साथ गए थे। कहाँ गए थे? खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़्म अथॉरिटी के साथ शुएब सुबह के सयाहती मकामात को डिस्कवर करने के लिए निकले। तो उन्होंने सबसे पहले देखा, ये कहते हैं ना इंसान की जो फितरत होती है, सबसे पहले वहाँ जाता तो खाने चले गए। ये पेशावर की नमक मंडी को उन्होंने रुख किया। वहाँ कैसी रौनक थी और किस किस से उनकी मुलाकात हुई, ये हम आपको दिखाएंगे। और जनाब, खैबर पख्तूनख्वा यानी ये खूबसूरत जगह जो है, ये आगे जो ना, ये पख्तून में लिखा गया, अगर मैंने पढ़ दिया ना पख्तून में, ये तो पख्तूनों ने बाद में मुझे मारना है क्योंकि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये खूबसूरत सी चीज़ हम आपको दिखाते हैं, यानी नमक मंडी का रुख करते हैं और शुएब ने जो वहाँ पर खाबे खाए हैं वो आपको दिखाते हैं। पूरे पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद होने के साथ साथ वैक्सीनेशन जिस तरह से हो रही है, तो अब हालात बेहतर हो रहे हैं। जहां पहले वीरानी छाई हुई थी, अब वहां रौनकें लौट रही हैं। यानी अगर फूड स्ट्रीट्स की बात कर लें पूरे पाकिस्तान की, तो फूड स्ट्रीट्स की रौनकें बहाल हो रही हैं।
लेकिन हम आज बात करेंगे फूड स्ट्रीट पेशावर। नमक मंडी का जिक्र होगा और लेकर चलते हैं आपको नमक मंडी के अंदर। जब रौनकें हो रही हैं बहाल, तो लोग जो खाना खाने यहाँ पर आए हैं वो क्या कहते हैं? घर के खाने खा के बोर हो गए थे क्या? यहाँ का मशहूर चरसी टिक्का उन्हें यहाँ पर खींच लाया है। कौन कौन है यहाँ पर? शहरी तो एंजॉय करें, लेकिन हमने सुना एक बड़ी प्यारी सी पर्सनैलिटी भी है जो कि लॉकडाउन में बड़ा तंग आ गई थी और अब जो ही नरमी हुई है वो भी खाना खाने पहुँची। ढूंढेंगे उसको, आइए मेरे साथ। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं कि चरसी टिक्का में ऐसा क्या है जो यहाँ पर फ़ौरन पहुँच गए चरसी टिक्का खाने। अस्सलाम वालेकुम। चरसी टिक्का ज़्यादा पसंद है आपको? चूँकि ये पेशावर की स्पेशलिटी है और हमने आज प्लान किया कि इंशाल्लाह हम आज जाके ना ये कुछ तकरीबन 1.5 साल बाद हमें मौका मिला कि बाहर जाके हम खाना खा रहे हैं। कभी ऐसा हो चरसी टिक्का खाने का नशा हो गया हो? नहीं, ज़ाहिरी बात है थोड़ा बहुत असर तो होता है जी। नमक मंडी चरसी टिक्का भी एंजॉय करें, लेकिन हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं खुशबू हमें अपनी जानिब खींच रही है। लेकिन मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ अल्फा ब्रावो चार्ली के एक बड़े ख़ास कैरेक्टर को हर दिल में घर कर लिया। कैप्टन गुलशेर ने सुना है वो खाना खाने यहाँ आए हैं। लेकर चलते हैं आपको, ढूंढते हैं ज़रा उनको। तो ये डिशेस जहाँ जा रही हैं इसने पता दे दिया हमें कि खाना किधर जा रहा है। आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं कर्नल कासिम शाह अल मारूफ कैप्टन गुलशेर। अस्सलाम वालेकुम सर, छापा मार दिया हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। A1 अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ हमारे बड़े प्यारे हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शोएब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पकड़े गए सर? आज आपने चापा मार लिया ना। छापा मार दिया सर। आपने कहा ये जो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी हुई है और अब हम देखें नमक मंडी पे जो रश है, तो कौन कौन नमक मंडी की इस खुशबू से खिंचा चला यहाँ पर आया। तो सर मुझे पहले आप बताएं कि भाभी घर के खाने से बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा? नहीं, घर का खाना बहुत, ये वो घर वाले सुनेंगे ना इस चीज़ को। जी जी जी। घर का खाना इज़ वंडरफुल और बड़ा ज़बरदस्त है, वो तरियाक है। क्या क्या ऑर्डर आज आपका? हमने शिनवारी ऑर्डर किया था और ड्राई टिक्का ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है। फेवरेट आपके आपका? लिए हमने टमाटर का ऑर्डर किया है, टमाटर वाला कढ़ाई जो यही 2-3 किस्में है ना। जी जी। हमने वो किया हुआ है। अच्छा, और खीरे मंगवाए थे आपने? साथ चिकन भी किया है और सलाद मंगवाया था और दही मंगवाया, रायता मंगवाया आपने, पानी मंगवाया मेरे लिए। बाकी चीज़ें तो हर जगह मिलती है, पानी आपके लिए ख़ास तौर पे यहाँ का। अच्छा। पानी में ये कि उस पर यहाँ पे जो खाने का टेस्ट है ना, तो जो स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं दिस बिकॉज ऑफ द वाटर। जो जानवर भी वो पानी पीते हैं और पकता भी उसमें है। सही। तो द टेस्ट जो कि यहाँ का है वो दूसरी जगह इसलिए नहीं मिलता कि पानी यहाँ का डिफरेंट है। अच्छा। इस पर ये तो हाजमे के लिए भी बेस्ट है यहाँ पे। क्या पब्लिक में जाते हैं तो आवाज़ें वही लगती हैं, गुलशेर गुलशेर? नहीं, आवाज़ें तो लगती हैं उस पर, मगर ये कि वन फील रिस्पेक्टेड है उसमें। सिंफे नाजुक भी आवाज़ें लगाती है अभी तक? मैं जहाँ लगाते हैं वहाँ पकड़ा जाता हूँ। ऐसा वैसे होता है सर? कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं शॉपिंग कहीं गए हैं भाभी के साथ, और पीछे से किसी खातून ने आवाज़ लगाई हो या कहा हो सेल्फी लेने, भाभी नहीं हो, गुस्से से देखा हो? हमेशा ऐसे ही करती हैं। तारिक साहब, एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा हमें ये माहौल देखने के लिए, स्पेशली नमक मंडी की अगर मैं बात करूँ, ये मिल बैठना दोस्तों यारों का, फैमिलीज़ का, कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान ने, कुर्बानियाँ दी हैं पेशावर ने, और ज़रा हमने कवरेज की है। थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, अब क्या लगता है हालात वाकई बेहतरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं? देखें, हमारा यहाँ पे जो ना एक जगह एक वक्त ऐसा भी था कि मुझे खुद याद है कि एक दिन में जो ना मैंने 3 धमाके कवर किए थे और बदतरीन किस्म के धमाके थे। यही कि सखानी बाज़ार में हुए थे तीनों। तो एक वक्त तो वो था कि जब सुबह हम उठते थे तो यही दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह आज का दिन जो है ना खैरियत से गुजरे। और अब अल्लाह के करम से आप देखते हैं यहाँ पे कि सब दोस्त यहाँ पे मिल बैठ के जो है खाना खा रहे हैं। संजीदा, आप संजीदा हो गए। और इस दौरान हुआ क्या है? इस दौरान हुआ है कि आपकी प्लेट से एक बोटी गायब हो गई है। यार मेरी बात सुने, इसके साथ दोस्ती में जो है हमेशा यही होता है कि हमेशा ऐसे करते हैं? हमेशा इसी तरह करते हैं। अच्छा, आपने जो है एक सवाल इनसे पूछा कि भाभी जो ना वो माइंड तो नहीं करती, इन्होंने नाम क्या रखे हुए पता है? बशीर दूध वाला, शीर फरोश, नेक मोहम्मद दर्जी। बाकी बोलो लाल हो गए। नहीं प्रोपेगेंडा। देखें मेरी बात सुने, मेरा तो बड़े करीबी दोस्त है ना, तो मुझे अब भाभी का नंबर इन्होंने किस नाम से सेव किया है जरा बताएं ना सर। उन्हें भी नहीं पता था। नहीं, ये आप बताएं सर। पेराडॉल सीएफ के नाम से। पेराडॉल सीएफ नाम से नंबर सेव किया है। क्यों? शादी के पहले साल होती है लवली डॉल, माय डॉल, द डॉल, और फिर आखिर में पेनाडॉल।
वैसे ऐसा क्यों है? ये हर घर की कहानी है बाबा। अच्छा, अभी जब आप घर हम कहने जाएंगे से- और भाभी आपसे पूछेंगी, मुझे तो बता के गए थे आप किसी काम से जा रहे हैं, काम ये था? ये कौन सा, ये लाइव तो नहीं आ रहा ना? नहीं। हाँ तो आराम से जब देखेंगे कुछ भी कह उससे देंगे। को वकील रख लूंगा। कोविड के माहौल में कितना मिस किया है इन आउटडोर गैदरिंग्स को, नमक मंडी को, या फॉर दैट मैटर जहाँ पे आपको खाना पसंद है? पता है क्या है, वी मिस्ड इट अ लॉट। मगर बात ये है कि हमने अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेव ना कर दे तो हमें देखे देखिए और लोग भी शुरू हो जाते हैं। गैदरिंग्स घर में तो अभी गवर्नमेंट नहीं रोक सकती ना कि घरों में जमा हो जाए, तो हम इंटेंशनली उसको अवॉइड करते रहे कि एक मैसेज कन्वे हो कि यार मैं भी नहीं कर रहा, आप भी ना करो, आप भी ना करो। तो इस तरह हम इस चीज़ को हमने अपने ऊपर लागू रखा कि नहीं यार ये सोशल डिस्टेंसेस और इसको हम मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को। तो वो हमने इस तरह किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, तभी अल्लाह का शुक्र है कि हम आज हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल इकट्ठे खाना खा रहे हैं। मैंने इस बंदे से मुझे मोहब्बत इसलिए है कि जब भी नेशन की बात आती है ना, ये बंदा खड़ा हो जाता है। और बिल्कुल ही उसने इसके पुराने प्रोग्राम आप देख लें, तो जब मुल्क और कौम की बात आती है, तो नेशनल मैसेज देने की बारी आती है, कभी शुएब को आप पीछे नहीं देखेंगे। ही विल ऑलवेज बी फोर्थकमिंग और ही विल ऑलवेज बी फाइंड इन द फर्स्ट रैंक्स। थैंक यू सो मच। अब मैं अगला सवाल नहीं करता, थैंक यू वेरी मच। नहीं भैया बात बंद ये आपने अब मुझे वाकई कहा कि निकलो, अब बारी है, मेरा लास्ट मैच था, मुझे खाना खाने दो। मैं नहीं निकला, मैं यही खाना खाऊंगा, क्योंकि आज जब यहाँ पर आए हैं हम डिफरेंट जगहों से होते होते, तो यहाँ की खुशबू ने मुझे रोक लिया। नीचे आपको मैंने दिखाया भी था जब तैयार हो रहा था खाना, लेकिन अब हम खाते हैं खाना। आप भी खाइए खाना। हकले पख्तूनख्वा यानी खूबसूरत पख्तूनख्वा की रोजाना अब हम आपको सैर कराएंगे। अब जरा यानी रोजाना आप मुझे फिर पुश करेंगे कि मैं फिर से जाऊँ, इतनी खूबसूरत जगह है। हाँ ना, आप जाइएगा, लेकिन अगले साल ना। ठीक है। हाँ? अच्छा, एक तो खूबसूरत, ऊपर से स्पेशली टूरिज्म अथॉरिटी ने जितना जबरदस्त वहाँ पर काम किया है, ये आपको रोजाना आने वाले दिनों में दिखाएंगे और और बताएंगे। अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट शुरू से ही टूरिज्म को कितना सपोर्ट कर रही है, और इस दफा जो काम हो गया है वो बताता है जनाब कि आइए और सैर कीजिए ऐसे खूबसूरत इलाकों के। अब जरा आगे बढ़ते हैं और खूबसूरत जगह का जिक्र कर लेते हैं। मालम जब्बा सयाहों के लिए खोल दिया गया है। मुल्क भर से सयाहों ने वादी का रुख कर लिया है। चेयर लिफ्ट और जिप लाइन के खूब मजे किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से आए सयाह भी पाकिस्तान के कुदरती हुस्न के मुअत्तरिफ निकले हैं। मजीद हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन। जी, वादी मालम जब्बा में 2 माह के बाद सयाहती सरगर्मियाँ बहाल हुई, तो यहाँ के रौनकें भी लौट आई हैं। यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट बंद थी वो खुल गई है, जिप लाइन भी खुल गई है, और जो सयाहती सरगर्मियाँ थी वो जोर से जारी है। और इसी तरह सयाह भी मुसलसल पर यहाँ पे खींचे चले आ रहे हैं। अफगानिस्तान से कुछ सयाह यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बताएगा कि आप अफगानिस्तान से आए हैं, तो यहाँ पे मौसम कैसा है, नज़ारे कैसे हैं, किस तरह जो है आप एंजॉय कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या है? ये पार्क जो है बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, और हम इधर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये चेयर लिफ्ट कह रहे कि बहुत दिनों के बाद ये दोबारा खुल गए हैं। ठीक है, हम तो ट्राई करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खातून सयाह है, अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ है, तो किस तरह आप एंजॉय कर रही हैं? और यहाँ पे आप आई हुई हैं, तो मौसम कैसा है, नज़ारे कैसे हैं? मौसम तो बहुत अच्छा है। हम बहुत दूर से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं, तो इस्लामाबाद में हम लोग रहते हैं। वहाँ पे बहुत गर्मी था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है, और लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मौसम भी काफ़ी सुहाना है, नज़ारे दिल फरेब है। तो जो सयाह यहाँ पे आना चाहते हैं वो बआसानी यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो डाउन डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन वादी मालम जब्बा में मौसम काफ़ी सुहाना है। तो सयाहों को ये नज़ारे दावत दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आए और एंजॉय करें। थैंक यू शहाबुद्दीन, आपने हमें मालम जब्बा की थोड़ी थोड़ी सी सैर कराई है। हम आपको यानी फॉर व्यूअर्स हम और लोकेशंस की भी सैर कराएंगे। चलें बढ़ते हैं आगे। दुनिया भर का चक्कर लगाते लगाते ज़रा पहला ही पड़ाव डाल लेते हैं भारत में। यहाँ पर एक खातून ने साड़ी में वेट लिफ्टिंग की है, पुशअप्स लगाए हैं, और उनकी वर्जिश की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वीडियो में मौजूद खातून का नाम है
डॉक्टर शरूरी इनाम, बड़ा मुश्किल सा नाम है इनका, ताल्लुक है पुणे से और ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि इन डॉक्टर साहिबा ने साड़ी में एक्सरसाइज की है, पुशअप्स लगाए हैं, वरना साड़ी इज़ नॉर्मल, इट्स कॉमन, लेकिन उसमें एक्सरसाइज इज़ नॉट कॉमन। हाँ, बड़ा मुश्किल है ना, वैसे तो मुझे लगता है साड़ी पहनना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने देखिए साड़ी पहन के इतना मुश्किल तरीन काम किया है। खबर है मिस्र से, जहां काहिरा से दूर जो है 3000 साल पुराना गुमशुदा सुनहरा शहर दरियाफ्त हुआ है। वैसे मिस्र को वो सरजमीन कहा जाता है कि यहाँ पर आए रोज़ यानी हर दिन की बुनियाद पर एक नई चीज़ दरियाफ्त होती है। ये शहर अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और कदीम शहर माना जाता है। माहिरीन जो हैं आसार कदीमा के, उनको खुदाई के दौरान कीमती जेवरात भी मिले हैं, रंगीन मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और मिस्रियों के तावीज़ समेत दीगर कीमती अशिया भी मिली हैं। कदीम शहर में बेकरी और रिहायशी इलाका भी बरामद हुआ है। खुदाई के दौरान मिट्टी की कुछ ईंटें भी बरामद हुई हैं और शहर जो है ये ज़मीन के नीचे महफूज हालत में मौजूद था, जिसकी दीवारों और कमरों में रखी रोज़मर्रा की अशिया भी मिली हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। आपको खबर देंगे कि 11 साल से कैद मुलजिमा को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए हकायक और ट्रायल कोर्ट की जानिब से सजा की वजाहत देने में नाकामी पर मुलजिमा को बरी किया। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अरशद अली से भी, अभी आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक 11 साल से कैद मुलजिमा को लाहौर हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दे दिया। FIR के मुताबिक फरीकैन में ज़मीन को पानी देने पर लड़ाई हुई थी। अपडेट्स हासिल करेंगे, अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानब से मुलजमा को दी गई उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी गई है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा जो है वो तहरीरी हुक्मनामा 6 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है जारी कर दिया है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने करार दिया है कि मुलजमा अजीज माई की उम्र कैद की सजा अदालत जो है वो कलअदम करार देती है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि जिला जंग में 2009 में 7 माह की बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया, ताहम अदालत के रूबरू तमाम तर जो शवाहिद थे उनको प्रोसिक्यूशन साबित करने में नाकाम रही। और इसके साथ साथ ट्रायल कोर्ट के हवाले से अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि अदालत जो है वो अपना फैसला लिखते वक्त जो है वो वजाहत देने में नाकाम रही है, लिहाजा जिसकी बुनियाद पर मुलजमा अजीज बीबी को जो है वो इस कत्ल केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। अदालत ने जो है वो मुलजमा को दी जाने वाली सजा को हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। अरशद, 11 साल वो जेल में रही है, कौन इस गफलत का मुर्तकिब रहा? डेफिनेटली सिस्टम। सिर्फ बरी करने का हुक्म दिया है या जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कुछ होगा? जी बिल्कुल जी, इसके अंदर जो है वो अदालत ने अपने फैसले में जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल को मुतलका ट्रायल कोर्ट और इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को जिम्मेदार ठहराया है। और इसके अलावा पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर था उसने हकायक को जो है वो अपनी तफ्तीश में जो है वो बेगुनाह जो है वो मुलजमा को कसूरवार करार दिया था। और इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि जो मुलजमा थी उसके खिलाफ जो है वो तमाम तर जो लोहे का राड जो कि बच्ची के सर पर लगा, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वो राड जो है वो अदालत के रूबरू जब पेश किया गया उस राड के ऊपर जो है वो बच्ची के खून का निशान भी नहीं था। और इसके साथ साथ अदालत ने ये भी कहा कि जो डॉक्टर थी, जो लेडी डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था, उसने बताया कि बच्ची के सर के ऊपर जो है वो कोई चोट का निशान नहीं था, बल्कि बच्ची के सर के ऊपर जो है वो सोजश के जो है वो थी एक राइट साइड पे, जिसके बुनियाद पर जो है वो अदालत ने ये कहा कि हकायक को जो है वो इसमें मसला गया है, लिहाजा मुलजमा की जो है वो इस जायदाद के तनाजे के ऊपर जो है वो अपने भाइयों के साथ तला कलामी हुई थी। और जो पुलिस थी, मुकामी पुलिस, उसने उस वक्त जो है वो अपने जो मुतलका गवाह थे उनको चश्मदीद गवाहों को इस केस के अंदर नामजद नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर जो है वो शक व शुबात कायम होते हैं। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी लिखा कि मुलजमा जो अजीज माई थी उसके अपने भाइयों के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के हवाले से भी पुलिस जो है वो इसमें वाज़ेह तौर पर कोई बयान जो गवाह था। तो पुलिस के खिलाफ क्या होगा अरशद? उस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ क्या होगा? ये तो बता दिया कि वो गफलत का मुर्तकिब ठहरा, उसके खिलाफ होगा क्या? बिल्कुल, इस तफ्तीशी के खिलाफ अदालत ने जो है वो सिर्फ अपने हुक्म में कोई सजा के तौर पर जो है वो कोई तहरीरी हुक्म में लिखा नहीं है। ताहम फिर एक और बात बता दें मुझे, ये तो मुलजिमा बरी हो गई, उस बच्ची को कत्ल किसने किया था?
बिल्कुल जी, इसमें जो है वो अदालत की जानब से जो शक व शुबात का इजहार किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानब से, उसमें ये कहा गया है कि जो तमाम तर वकूआ हुआ है उसमें मकामी पुलिस जो है वो इस बच्ची के तमाम तर जो कातिल थे उसको क्लियर करने में जो है वो नाकाम रही है। जो मौके के ऊपर जो बच्ची को एक इस फैसले के अंदर अदालत ने लिखा कि बच्ची को मदई कहते हैं कि पहली मंजिल से जो है वो अजीज बीबी ने फेंका, तमाम जो है वो पुलिस कहती है बच्ची को चारपाई से जो है वो नीचे जो है वो रार मारकर गिराया गया। तमाम जो है वो अदालत ने इसके ऊपर जो है वो खासतौर पर शक व शुबहात का इजहार किया है। और उसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि तफ्तीशी अफसर जो है वो माल मुकदमे की जो चारपाई थी जिसके ऊपर जो है वो बच्ची बैठी थी और बच्ची को रार लगा, उस चारपाई को भी माल मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। इसके साथ साथ अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि सिर्फ इस टोटल मुकदमे में 5 गवाहों को नामजद किया गया था और 2 जो मुकदमे के गवाह थे वो सके भाई थे और वो अजीज माई के दोनों भाई जो है वो उसके खिलाफ थे। जायदाद की खातिर जो है वो उनके ऊपर जो है वो ये इल्जाम लगाया गया है। तहम अदालत ने ये कहा कि हो सकता है कि जायदाद की खातिर जो है वो दोनों सगे भाई जशनदीद सही है। यानी हमने देखा कि अरशद ये अक्सर फिल्मों में होता है ना कि 11 साल के बाद जो है इंसाफ मिला, लेकिन जब हम हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं तो सिर्फ शक व शुबे की बुनियाद पर जो है किसी खातून की ज़िंदगी के 11 साल, लेकिन इसका देन कौन है, अब इस पे भी सवाल उठेंगे। और जो असल मुल्ज़िमान उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, ये अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी माहौल की हम बात कर लेते हैं। हुकूमत और अपोजिशन नुमाइंदों में नोक झोंक होती रहती है, लफ्जी गोलाबारी होती रहती है। बढ़ती हुई महंगाई का मामला हो या फिर सूबों में तरक्याती काम का मामला हो, दोनों तरफ से तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। परवेज़ खटक की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को हमारी बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ की ज़रूरत है। अपोजिशन महंगाई का ड्रामा कर रही है, जबकि लीगी रहनुमा तो कहते हैं कि पीटीआई वालों को महंगाई और मसाइल नज़र ही नहीं आते। साथ ही पीडीएम भी एक बार फिर से मुतहर्रिक होती हुई हमें नजर आ रही है। इस समय दीगर सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। फिरदौस साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से पीडीएम एक्टिव होती हुई हमें नज़र आ रही है। मौलाना साहब जो है वो जलसे का ऐलान भी कर चुके हैं जो कराची में हो रहा है। क्या हुकूमत के लिए दोबारा से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इस दफ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि पीडीएम जो है वो जाली राजकुमारी और मौलाना साहब की ख्वाहिशात की बैंड चढ़ चुकी है और दोनों मिल के एड़ियाँ रगड़ रगड़ के भी इन तिलों से कोई तेल नहीं निकाल सके, क्योंकि इन तिलों में तेल है ही नहीं है। इनकी ये जलसियाँ और इनकी मनफी सियासत और इनका मुसलसल अपनी ज़ात का रोना धोना जो है वो आवाम के दुखों का मदावा बन नहीं सकता। इन्होंने हमेशा अपनी ज़ात को फ़ोकियत दी है और ये ज़ात का दर्द है, क्योंकि मौलाना पार्लियामेंट में नहीं और जाली राजकुमारी को पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक भी रसाई नहीं। तो ये दोनों जो है वो सिर्फ़ आओ बका शोर गुल और हुकूमत वक्त पे मनफी तनकीद करके चलती हुई मंजिल की तरफ रवां दवां मईशत जो है उसका पहिया रोकना चाहते हैं और जिसकी इजाज़त पाकिस्तान के अवाम उन्हें कतई नहीं देंगे। ठीक आपा, ये तो आपने पीडीएम की बात कर ली। अब मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ जो कि एक्टिव हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का झुकाव भी उनकी तरफ है और पीपल्स पार्टी पहले दिन से पंजाब में तब्दीली चाहती है, तो शहबाज शरीफ और बिलावल इनकी कुर्बत ये पंजाब में कुछ गड़बड़ कर सकती है? कोई खदशा, कोई ख़तरा? पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ का काम ही शोबाजियाँ करना है और ड्रामेबाजी और रंगबाजी से अपनी सियासत में रंग भरने हैं। तो जो पर्ची वाले शहजादे की आप बात कर रहे हैं तो उनका जो है वो पंजाब के अंदर ना वो 3 में ना 13 में पंजाब के हालिया ज़िमनी इलेक्शंस में आपने देखा है कि उनके उम्मीदवारों ने चंद दर्जन वोट के सिवा कोई कुछ हासिल नहीं किया। तो लिहाजा पंजाब की सियासत में अभी पीपल्स पार्टी उस तरह से कोई कलीदी किरदार अदा नहीं कर सकती। रही बात नून लीग की, तो पीपल्स पार्टी जब भी नून लीग के कंधों पे बैठ के आएगी अवाम के दिलों में वो और ज़्यादा दूर चली जाएगी, क्योंकि नून लीग
और पीपल्स पार्टी माजी के हरीफ रहे हैं, और जब ये हलीफ बनते हैं तो आवाम फिर इनसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि आवाम ये समझते हैं कि ये गठजोड़ मुकमका जो है ये अपने केसेस से बचाव के लिए है, ये उन करप्शन के केसेस से निजात के लिए कोई ना कोई जो है वो चोर दरवाज़ा और डाका जनी करने का ये बहाना ढूंढते हैं। तो लिहाजा हमें इनके गठजोड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी जो अवामी फ़लाह बहबूद का बजट पेश करके उन अवामी मफाद के मंसूबों पे अमल दरामद करके अवाम के दुखों का मदावा करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, जैसे हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ के एक्टिव होने की, तो जब भी छोटे मियाँ सब एक्टिव होते हैं हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा कुछ खामोश सी हो जाती है, उनका ट्विटर भी खामोश नज़र आता है और वैसे उनकी ज़ुबान भी हमें बंद नज़र आती है। लेकिन फवाद चौधरी ये कहते हुए हमें नज़र आते हैं कि शहबाज शरीफ का पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, फैसले अब भी मरियम नवाज ही करती हैं। आपको भी ऐसे लगता है? देखिए, मरियम का खामोश रहना इस बात की अक्कासी करता है कि चाचा और भतीजी का जो मैच है और जो लीग जो है नून और शीन के दरमियान चल रही है, वो लीग जो है अब ज़ोरों पे है और चचा ने भतीजी को अपने ज़ोरे बाजू से उसकी ज़बान को खामोश कराया हुआ है। और ये मैना ख़ेज़ खामोशी इस लिहाज से है कि पार्टी की क़यादत के अंदर जो है वो सदर होते हुए सदर एक होता है और जो सदर से ज़्यादा जो कारस्तानियाँ और आनिया जानियाँ और पार्टी के अंदर दखल अंदाजियाँ और रखना अंदाजियाँ, ये सारी जो है और टांगे अड़ाना, ये सारा जाली राजकुमारी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपना दिल पेशौरी कर रही थी। शहबाज शरीफ ने यकीनन उसे शटअप कॉल भी दी है और उसका घर बैठना इस बात की अक्कासी करता है कि यकीनन जो आने वाली सियासत है उसमें नवाज़ शरीफ और जाली राजकुमारी का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है आपा, ये तो सियासी माहौल पर बात हो गई। अब ज़रा मुझे बताएं कि जो हमने रमज़ान मुबारक में देखा कि बचत बाज़ारों के ख़िलाफ़ जहाँ पर भी कार्रवाई की ज़रूरत थी वहाँ कार्रवाई की गई, लेकिन ईद के बाद हम देख रहे हैं फिर से महंगाई का तूफ़ान बरपा है। तो प्राइस कंट्रोल, बचत बाज़ारों के ज़रिए आवाम को रिलीफ पहुँचाना, इसके लिए क्या किया जा रहा है? आप अभी भी विज़िट कर रही हैं? देखिए, जो वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में लगने वाले ये जो रमज़ान बाज़ार थे जिनको सहूलत बाज़ार का नाम दिया गया, और वो सहूलत बाज़ार जो हैं उनकी फिर कंटिन्यूटी जो है वो यकीनी बनाने के लिए एक प्रॉपर जो है वो मिनिस्टर इंडस्ट्री की ज़ेर क़यादत एक ऐसी हिकमत अमली वाज़ा की गई कि जहां हम ज़हीरा अंदोज़, मुनाफाखोर और आवाम को सताने वाले, मनमानी कीमतें वसूल करने वाले जो माफियाज़ हैं, हम उनको कानून के दायरा कार में हर हाल में लाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमें इस बात को भी यकीनी बनाना है कि जो सब्सिडी इन बाज़ारों में चल रही थी उसको हम किस तरह जो है वो कंटिन्यू करें। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं चीफ़ सेक्रेटरी के साथ मिल के इन तमाम इक़दामात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। और अल्टीमेटली ये जो हफ़्ता है हमारा खिदमत आपकी दहलीज़ पर, इस हफ़्ते के साथ जुड़ा जो अगला हमारा स्टेप है वो आवाम को बर वक्त सस्ती और मयारी अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी जो है बग़ैर किसी तातल के यकीनी बनाना है। तो इंशाल्लाह ये हुकूमती इक़दामात जो हैं वो ना सिर्फ़ एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए और मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए हम मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि इस हवाले से एक डैशबोर्ड बनाया गया है जो इस कारकर्दगी को भी देख रहा है और अवामी शिकायत के अजाले के लिए कोशिशें हैं। जहाँ अवाम मुश्किल में आएगी वहाँ हुकूमत हरकत में आएगी और आवाम का और इस हुकूमत का चोली दामन का साथ है जिसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। फिरदौस आशिकावान साहिबा, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी, आप पर गुफ्तगू कर रही थी। बढ़ते हैं आगे। कराची सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पर मुल्क भर से व्यापारी मवेशी बेचने के लिए पहुँच रहे हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि पहुँच चुके हैं। ईद कुर्बान के लिए ख़रीदार भी अब मंडी जा रहे हैं।
लेकिन कोविड के इस दौर में SOPs पर अमल दरामद करना और करवाना, रश में वायरस के फैलाव को रोकना, इंसानों और मवेशियों को वायरस से बचाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है और मंडी की इंतज़ामिया ने इस बार क्या प्लान बनाया है, क्या SOPs हैं और क्या ऐसा किया गया है कि व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई हो, और अगर आवाम को मंडी जाना है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने। यावर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थोड़ा शेयर कीजिएगा, लास्ट ईयर भी ज़ाहिर है कोविड के माहौल में मवेशी मंडी सजी थी, आप लोगों ने SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए भरपूर कोशिश की थी, चीज़ें बड़ी मैनेज रही, इस पर काम किया गया था। इस वक्त मैं मनाज़र भी दिखा रहा हूँ, जो मंडी सज चुकी है, बड़े खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए जा चुके हैं। बहुत से लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ विंडो शॉपिंग करने भी जाते हैं। बच्चे जिद करते हैं कि हमने जाना है मंडी और देखना है एग्जैक्टली कि बबलू कहाँ पर है, छोटू कहाँ पर है, मोटू कहाँ पर है, चांद कहाँ पर है, तारा कहाँ पर है। ये चांद, तारा, छोटू, मोटू, बबलू सबकी बातें करेंगे। यावर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यावर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा राबता बहाल नहीं हुआ। वैसे शुएब, लास्ट टाइम आप गए थे, बिल्कुल गया था। मजा आया था आपको? जी जी। अच्छा, बहुत मजा आया था आपको इस दफा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा, लास्ट टाइम भी यही था कि आप कोविड में किस तरह से यहाँ के माहौल को बेहतर बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बार आपको भेजते हैं मंडी। नहीं, मुझे मंडी जाते हुए बहुत डर लगता है। आपको डर किससे लगता है, सींगों वाले बकरे से या बैल से? मुझे छोटू मोटू बबलू सबसे डर लगता है, वो बैल हो या वो बकरा हो या वो ऊंट हो, मुझे सबसे डर लगता है। इवन मुझे वाकई इतना डर लगता है, मैं कुर्बानी भी नहीं देखती, मैं कुर्बानी भी नहीं देखती, आपको पता है। मैं अपने अम्मा अब्बा से कहती हूँ कि जब कुर्बानी हो जाएगी ना, मुझे तब उठाएगा ताकि मैं उठ के कलेजी खा लूँ या फिर मैं जो कबाब बनते ना फौरन से, वो वाले कबाब मैं खा लूँ। तो जनाब, ये जब हम मंडियों का जिक्र करते हैं तो कोविड के माहौल में सबसे पहली चीज़ जो है वो मवेशी मंडी जाना और मवेशी मंडी जाकर उन SOPs का ख्याल रखना, जिसके बारे में हुकूमत हमें जब से कोविड हम देख रहे हैं आया है तब से हमें हिदायत करती आई है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार जानवर भी किसी ना किसी बीमारी से हमें मुतासर नज़र आते हैं किसी ना किसी हद तक। फिर उस पर कंट्रोल पाना, और जब बच्चे सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, उन बच्चों को मास्क लगा के और उन बच्चों को अच्छी तरह उनके हाथों को सैनिटाइज करके लेकर जाना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। ठीक है, यावर रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, तर्जुमान मवेशी मंडी। यहाँ यावर साहब, थैंक यू वेरी मच। यावर साहब, प्लीज सबसे पहले शेयर कीजिएगा, लास्ट ईयर भी यही माहौल था, कोविड का माहौल था, सख्त SOPs के लागू करने के साथ आप लोगों ने कंडक्ट किया था सारा सिस्टम। इस बार क्या है, सेम रूटीन है जो लास्ट ईयर थी? अच्छा, मैं पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज समाज जो है ऑल टाइम जो है इस मंडी पे बड़ा फोकस करता है। अच्छा, बिल्कुल बात सही है आपकी। लास्ट टाइम तो कोविड की सिचुएशन बहुत वर्स थी। और आज की अगर आप NCOC की रिपोर्ट भी देखें तो आज 3% के ऊपर जो है वो कराची की पॉजिटिविटी है। तो इसका मतलब है कि सिम्टम्स जो हमें फिगर्स आ रही हैं बहुत होपफुल है। अब पहले से तो ये मंडी बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इस वैक्सीनेशन के बावजूद जो है वो कहा जा रहा है कि आप एहतियात करें। तो मंडी आने वालों के लिए हमारी हमेशा रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अभी इस सिनेरियो के अंदर भी, जबकि हालांकि हम बहुत अच्छी कंडीशंस में हैं, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें, मास्क लगाएं, कोशिश करें कि कम से कम लोग आएं और सिर्फ इसको सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए, इस फरीजे को अदा करने के लिए आए, ना कि किसी फेस्टिविटी के लिए। अच्छा यावर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि कम से कम लोग आएं, तो क्या कोई ऐसे भी SOPs बनाए गए हैं मंडी इंतजामिया की जानिब से कि अच्छा ठीक है, एक के साथ एक शख्स आ सकता है, वो होता है ना कभी कभी पूरी फैमिली आ जाती है, या फिर बच्चों के आने पर पाबंदी अगर लगाई गई हो, तो इस तरह का इस दफा कोई माहौल हमें देखने में मिलेगा? नहीं, इस दफ़ा ऐसा कोई माहौल हमारा नहीं है। द रीज़न इज़ कि लास्ट टाइम हमने बहुत कंट्रोल किया कि बच्चे ना आ सके, बुजुर्ग ना आ सके, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ हम अपना मैसेज ज़रूर कन्वे कर रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और लोगों को रश में इकट्ठे होने नहीं दे रहे। इसीलिए हमने मंडी का रकबा भी थोड़ा बढ़ाया है और गेट ओपनिंग्स भी ज़्यादा की है ताकि लोगों का एक रश ना बन सके। इस दफ़ा लास्ट टाइम की उसके ऊपर हमने NCOC को रिक्वेस्ट की, सिंध टास्क फोर्स को रिक्वेस्ट की कि इनके टाइमलाइंस ना बाउंड किए जाए, ताकि लोग अपना एक अच्छे स्प्रेड में आपके पास 24 घंटे हो आने के लिए मंडी, ना कि पिछले साल ये हुआ था कि शाम 6 बजे तक आप मंडी आ सकते हैं, 8 बजे बंद हो जाएगी मंडी। ठीक, यावर साहब ग्रेट। अब मुझे बता दें सर कि अब तक कितने जानवर मवेशी मंडी लाए जा चुके हैं और कितने बिक गए? अभी तो पूरा महीना बाकी है, लेकिन क्या बिक गए हैं कुछ जानवर? अच्छा, मैं एक्चुअली बताऊं कि ये मंडी एक तो 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। अभी तक की हमारी, क्योंकि शुरू में ना एक पेस लो होती है, लेकिन उसके हिसाब से भी पिछले अगर आप सीजन्स को देखें या पिछले सालों को देखें तो उसकी बनिस्बतन ज़्यादा है पेस। लेकिन आपको वैसे ही पता है कि शुरू के अंदर
उधर प्राइजेस अपनी हाई कर रहे होते हैं, उधर लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, क्योंकि ये आखिरी जो टाइम होता है ना, आखिरी लास्ट 15 और 20 डेज, इसके अंदर परचेजिंग होती है। द रीजन है कि कराची वालों के पास इन जानवरों को रखने की जगह नहीं है। नहीं है, हाँ, क्योंकि हम अक्सर वो देखते हैं वो छतों से क्रेन के जरिए उतार रहे होते हैं, फिर काफी नुकसान भी हो जाता है। अच्छा यावर साहब, मुझे ये भी बताएं कि जब हम मंडी की बात करते हैं तो ये जो व्यापारियों के बाड़े लगे होते हैं, कि इस बाड़े को लगाने में भी फासले को मद्देनजर रखा गया है कि एक व्यापारी का बाड़ा इस साइड पे तो दूसरे के बाड़े लगाने में हम दरमियान में थोड़ा सा फासला देखें। और दूसरा ये कि जो ये व्यापारी हैं इनकी वैक्सीनेशन क्या लाजमी है, या करवा दी गई है, या इंतजामिया ने कोई SOPs लागू किए हैं कि जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे तब तक अपना बाड़ा नहीं सजा सकते? अच्छा, मैं कहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप पूरे मुल्क से इस वक्त 30-35 हज़ार के करीब वो व्यापारी जो यहाँ पर आके इस 1 महीने के लिए पूरा शहर आबाद करते हैं, तो मैंने हमने बल्कि इस पे सिंध टास्क फोर्स को रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे एक मोबाइल यूनिट वैक्सीनेशन का लगा दिया जाए। अच्छा। और लोगों की वैक्सीन की जाए, उनको वैक्सीनेटेड किया जाए। तो वो इंशाल्लाह मुझे होपफुली है कि इसी वीक के अंदर वो कैंप लग जाएगा। अगर कैंप लगा देती है सिंध हुकूमत या मोबाइल यूनिट हमें प्रोवाइड कर देती है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पर वो 30-35 हज़ार लोगों को वैक्सीन कर सकेंगे। अच्छा, ग्रेट। अब वो बात अभी रह गई, अब तक कितने जानवर बिक गए हैं, अगर आपके पास डाटा है तो? अच्छा देखिए, मैं बताऊँ, अभी तक कोई 10% के करीब, अब ये समझिए कि 22,000 के करीब अभी तक मवेशी आ चुके हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास डेटा बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है। हर चीज़ वो है कि आपके पास रसीदें इकट्ठी होती हैं, पता होता है कि कितना जानवर, तो इज़ नॉट मोर देन कोई 2,000-2,500 जानवर इस वक्त बिका है। तो वो भी इस तरह से होता है कि वो परचेजिंग भी ना व्यापारी टू व्यापारी हो रही होती है। बिल्कुल जो ठीक है। कस्टमर के अंदर डायरेक्ट हो रही होती है, वो लास्ट 20 डेज के अंदर एक पीक आता है। अच्छा यावर साहब, ये जो मंडियों के अतराफ में सोसाइटीज़ होती है ना, ये बड़ी शिकायत करते हैं कि ये मंडियाँ या ये शहर आबाद होने से हमें बड़ी परेशानियों का सामना हुआ है। आप लोगों ने इन सोसाइटीज़ वालों को ये सहूलत देने के लिए कि उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना हो, आप लोगों ने इसके लिए क्या काम किया है अभी तक? ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं चाह रहा था कि आज इस क्वेश्चन की ब्रीफिंग हो जाए। द रीज़न इज कि जो आप लोग दिखाते हैं ना, वही आईना होता है। आपके पास हर तरह का नैरेटिव होता है, दोनों साइड का नैरेटिव। देखिए, मेरे लिए सोसाइटीज़ के लोग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हम पूरी जो इधर इंतज़ामिया बैठी है, वो यहाँ बैठी है व्यापारियों को फैसिलिटेट करने के लिए, यहाँ पे आने वाले विजिटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, और यहाँ की जितनी सोसाइटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। हमने अभी करंटली ये किया कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके रेजिडेंट्स को उनके पासेस इशू कर दिए। अच्छा, ये करने की रीजनिंग ये थी हमारे पास, हमने उनके कोई गेट्स बंद नहीं है, उनकी हर तरह से सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी है। द रीज़न इज़ कि जब ये मंडी यहाँ पे लगती है, यहाँ पे कोई 5-6 मिलियन कराचीइट्स आते हैं, यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, तो इन सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा। हम ऐसे ही इन 5-6 मिलियन लोगों को बिल्कुल एक्सेस नहीं दे सकते कि वो हर जगह चले जाएं, तो इसलिए हमने सोसाइटीज़ की लिस्टें लेके उनको पासेस इशू किए कि आपके पास पास है पूरी उसके अंदर, अदरवाइज और कोई भी सोसाइटी इधर आया हुआ पब्लिक में कोई लोग आपकी सोसाइटी में नहीं जा सकते। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम अपनी समझते हैं कि आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, कुछ लोगों को था कि आपने पासेस क्यों बना रहे हैं जी, हमारी सोसाइटी, हम तो जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, आपको ही फैसिलिटेट करने के लिए कि यहाँ आए हुए जो इतने लोग हैं वो कोई आपकी सोसाइटी में ना एंटर हो जाए। अच्छा यावर साहब, एक और चीज़, जब हम इस शहर की या इस जगह की बात करते हैं तो क्या कोई लिमिटेशन होती है कि इतने व्यापारी जो हैं वो अपना जानवर लेके आ सकते हैं, या कोविड के माहौल में अगर हम देखें तो इस दफ़ा कोई ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि सिर्फ इतने व्यापारी आ सकते हैं, इतने जानवर आ सकते हैं, अगर इससे ज़ायद जानवर है तो मंडी को दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाएगा, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि इस दफ़ा रकबा जो है वो भी बढ़ाया गया है? अच्छा, उसका आप यही फोर्स ही करते हैं कि इस दफ़ा मंडी को इसीलिए रकबे को थोड़ा बढ़ाया गया और उनको थोड़ा ब्लॉक्स को भी अलग अलग किया गया, थोड़ा उसमें डिस्टेंसेस ज़्यादा किए गए कि अगरचे हम केटर कर सकें। हमें एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा मंडी पिछले साल से 10% 15% एक्सेस जाएगी। तो हमने उसी को केटर करते हुए पहले से उस रकबे को बढ़ाया। सही है। और अभी तक जो है इस मंडी में, ये जो शहर, जिस शहर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे भारी भरकम जानवर जो है वो कौन सा है? अच्छा, ये तो आपको अगले 20 दिन ना रोज नया मिलेगा, रोज एक चिंटू मिंटू बबलू हमें मिल जाएंगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। रोज़ समा की टीम तो डेली वहाँ पर होती है Exactly. और रोज़ कुछ नया कुछ उनको मिल रहा होता है। वैसे आपके ऑब्जर्वेशन क्या है सर, लास्ट ईयर के मुकाबले में रेट्स क्या हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं, सेम हैं? अच्छा, ये मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि इस मंडी की ख़ुसूसियत ये है कि ये मंडी जितनी बड़ी मंडी लगाई जाती है ना, इसमें आपकी इस्तात के मुताबिक जानवर आपको मिल जाता है। ठीक मैंने है। कभी नहीं देखा कि जिसकी इस्तात 15,000 रुपए के बकरे की और उसको वो बकरा ना मिला हो। किसी की 20,000 रुपए की है तो कोई लाख रुपए का जानवर खरीद रहा है, कोई 50 लाख का जानवर खरीद रहा है। इस मंडी की खसूसियत ही मैं ये समझता हूँ कि ये है कि ये हर तरह की कराचीआइट को कैटर कर लेती है, हर ज़बरदस्त। सोशल क्लास को कैटर करती है। ज़बरदस्त, जितने पैसे लेकर जाएंगे, जो सोच के जाएंगे कि इसमें जानवर खरीदना, इंशाल्लाह आपको इस मंडी से वो जानवर मिलेगा। यावर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह भी चलकर आपको तंग थोड़ा करते रहेंगे, ज़ाहिर है जानवरों ईद के तक बारे में जानते रहेंगे। मंडी से मुतालिक बात करते रहेंगे। बढ़ते आगे, पाकिस्तान की बात करेंगे कि दुनिया का पहला एंटी बैक्टीरियल एहराम तैयार कर लिया गया है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्री में बनने वाला ये एंटी बैक्टीरियल एहराम, इसको सऊदी हुकूमत ने बेहतरीन करार दिया है। इस एहराम की क्या खुसूसियात हैं? सिर्फ एंटी बैक्टीरियल की बात नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इसमें। अब्दुल अहद ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इस्लामी फ्रीज़ा की अदायगी होगी बिला खौफ व खतर। पाकिस्तान ने दुनिया का पहला जरासीम कश एहराम तैयार कर लिया। फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्री में 100% कॉटन से तैयार होने वाला ये एहराम 90 से ज़ायद बार धुलाई के काबिल है, जबकि ज़ायरीन को कोरोना और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से भी महफूज रखेगा। सऊदी गवर्नमेंट अब इसको अप्रूव कर चुकी है और इस साल हज पे एंटी बैक्टीरियल एहराम जो है नैनो टेक्नोलॉजी के साथ कोविड से बचाते हुए अल्लाह पाक की रहमत से ये हमारा बनाया हुआ एहराम सऊदीया में इस्तेमाल होगा इस साल हज पे। और हज के बाद भी ये एहराम जो है सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान से जाता रहेगा। सऊदी हुकूमत ने भी विजन 2030 के मुताबिक एंटी बैक्टीरियल एहराम को बेहतरीन करार दिया। इसके अंदर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ की गई है, जो जर्मनी से हमने बाय की है और हमने और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो उस पर R&D की थी। 10 मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तैयार होने वाले इस एहराम की कीमत भी इंतहाई मुनासिब रखी गई है। इस्लामी फ्रीज़ा की अदायगी के लिए पहला एंटी बैक्टीरियल एहराम बनाने का एजाज़ जहां पाकिस्तान को मिला, तो वहीं ये मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी मावन साबित होगा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। तो जनाब, ज़बरदस्त और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली रशीद साहब ने। अली साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये मुनफरिद आइडिया आया कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज से 2 साल पहले हमें ये आइडिया आया था कि मुख्तलिफ़ ममालिक से बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और हर मुल्क की, हर कंट्री की एक अपनी जियोग्राफिकल एंटी बैक्टीरियल्स हैं जो कि हर बंदा अपने साथ लेके आता है। और जब वो सारे मुसलमान इकट्ठे होते हैं एक जगह के ऊपर, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो कि मुख्तलिफ़ बैक्टीरियल से एक दूसरे को महफूज रख सके। तो इस चीज़ से हमने इनिशिएटिव लिया, इस चीज़ को हमने एज ए विजनरी जो है वो R&D की और इस चीज़ को हम आगे लेके चले और हम लोगों ने एक एहराम डेवलप करने की कोशिश की जिससे हम एक मैक्सिमम इफेक्टिवनेस इन एंटी बैक्टीरियल जो है उसको डेवलप कर सकें। ओके, अब आपने आइडिया तो शेयर किया, अब ज़रा इसकी स्पेसिफिकेशंस शेयर कीजिएगा, क्या क्या खुसूसियात हैं इसकी? एक तो ये 100% इन कॉटन है। ओके। और कॉटन भी ये नेचुरल कॉटन है। इसका जो वेट है वो 1300 ग्राम है। इट्स अ नैनो टेक्नोलॉजी एंटी बैक्टीरियल एहराम है। ये अप टू 90 वॉशेस तक जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स अ क्वाइट हाई रीजनेबल प्रोडक्ट। ठीक है अली साहब, मुझे ये भी बताएं कि इस तरह का एहराम कोई और मुल्क भी बना रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई भी नहीं बना रहा और अल्हम्दुलिल्लाह एआई टेक्सटाइल ने आज से 2 साल पहले जो इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया और इसकी रेसिपी जो है उसको महफूज किया और इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ़
वक़्त में डिफरेंट तजर्बात किए और कई तजर्बात फेल भी हुए और कई तजर्बात कामयाब भी हुए, जिससे हमने एक एंड प्रोडक्ट बनाई और अब वही प्रोडक्ट जो है वो सऊदी अरब में उसको रिकमेंड किया गया है, उसको अप्रूव किया गया है और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी इसको जो है वो पेश किया गया है कि दिस इज़ रिकमेंडेड बाय द सऊदी गवर्नमेंट। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही बना रहे हैं और ये पाकिस्तान के पास ही ये एजाज़ है, ना ये चाइना बना रहा है, ना ये इंडिया बना रहा है, ना ये बांग्लादेश बना रहा है। और इसी चीज़ को बेस बनाते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ही इसी चीज़ को हम इसका क्रेडिट हम ही लें, पाकिस्तान ही ले इसका क्रेडिट। तो इसी चीज़ के लिए हमें कॉपीराइट्स भी लेने चाहिए। हमारे जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और जो हमारी मजहबी अमूर की जो हमारी मिनिस्ट्री है उसको इस चीज़ को आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, उनको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। जो हमारे एम्बेसडर इन सऊदी अरब बैठे हुए हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमें और पाकिस्तान को बिज़नेस मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को बिज़नेस मिलना चाहिए इसके ज़रिए और बिल्कुल हम ये इंशाल्लाह ज़रूर कहेंगे कि पूरे दुनिया के मुसलमान पाकिस्तान में बनने वाला एहराम पहन के हज या उम्रा करने गए हैं। अब बताएं कीमत से मुताल्लिक, ज़ाहिर नैनो टेक्नोलॉजी है, एंटी बैक्टीरियल है, क्या कीमत है इसकी और कितनी तादाद में इस वक्त ये तैयार किए जा रहे हैं? ये जी एंटी बैक्टीरियल है और ये जिस केमिकल से बना है वो मेड इन जर्मनी है। ऑफ कोर्स इसकी जो कॉस्ट है एक नॉर्मल एहराम से तो कंपैरेटिवली ये ज़्यादा ही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक लोग जो हैं वो इस चीज़ को बियर ना कर सकें। इसकी जो कॉस्ट है मैक्सिमम 40% इज़ एक्सपेंसिव दैन द नॉर्मल जो है वो है, क्योंकि इसका प्रोसेस ज़्यादा है, इसकी जो केमिकल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, इसके नंबर ऑफ़ वॉशेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक, अच्छा अली साहब, जैसे आप बता भी रहे हैं कि ये एजाज़ अभी तक सिर्फ पाकिस्तान के पास है और ये बड़े फ़ख्र की बात है, लेकिन इस तमाम तरह मामले में हुकूमती सतह पर आप क्या ताउन चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि फेवर तो मैं नहीं ऐसा चाहता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोगों को बिज़नेस से ज़्यादा ये हमारी एक इस्लामिक प्रोडक्ट है। इस चीज़ का मैं ज़रूर बेनिफिट जो है वो चाहूँगा कि पाकिस्तान को मिले, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को बनाया है, हमने इस चीज़ को डेवलप किया है। माजी में भी ऐसी चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, लेकिन वो कभी चाइना कॉपी कर लेता था, कभी इंडिया कॉपी कर लेता था, कभी बांग्लादेश कॉपी कर लेता था और अल्टीमेटली वो हम लोगों से ज़्यादा बिज़नेस कर जाते थे। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट है। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे और हमें वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करे तो हम इसका अच्छा बिज़नेस भी कर सकते हैं और एक रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। और एक दूसरे पहलू से देखें तो हम इस वक्त की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, अली रशीद साहब सनतकार हैं, आप साथ मौजूद थे और इस एहराम की तैयारी से मुताल्लिक, इसकी स्पेसिफिकेशन से मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और वाकई ये कॉपीराइट्स इसके पाकिस्तान के पास होने चाहिए ताकि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कोई और चोरी ना कर ले ना। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं और वज़न कम करने की बात करते हैं। जब वज़न कम होता है तो आप यकीनन स्मार्ट भी नज़र आते हैं और ख़वातीन को हमेशा से इस चीज़ का शौक़ रहा है कि जनाब आप पतली दुबली सी प्यारी सी लगें। लेकिन बात अगर बच्चे की पैदाइश के बाद वज़न कम करने की हो तो ख़वातीन की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा अजीब सा मसला है ना कि बच्चे की पैदाइश के बाद आप कैसे वज़न कम कर सकते हैं। इस मसले का हल बताएंगे रेहान अहमद अपनी रिपोर्ट में। बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद माँ को करना पड़ता है सामना वजन बढ़ने के मसले का। इस बारे में फिटनेस एक्सपर्ट आयशा का कहना है कि ऐसा होने की बहुत सारी वजूहात हैं। प्रेगनेंसी के बाद औरत को वैसे तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशन और बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनका आई थिंक वेट कम करना है। जब आप डिलीवर होता है बच्चा, उसके बाद से और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है, हार्मोनल इश्यूज और बढ़ जाते हैं और आप वेट गेन डिलीवरी के बाद यूजुअली ज़्यादा करते हैं।
फिटनेस एक्सपर्ट आयशा को लगता था कि बेटे की पैदाइश के बाद वजन कम करना आसान ना होगा, मगर फिर भी उन्होंने एक फैसला किया, चाहे कुछ हो जाए वो वजन कम करके ही रहेंगी। 86 kg से मैंने 52 kg तक वापस आई, तो लाइक 34 kg मैंने वेट लॉस किया इन 9 months। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, मैंने कुछ एक्सरसाइज में से की हैं, वैसे तो बहुत सारी थी बट इसमें से मैंने कुछ ख़ास बता रही हूँ जो आप अगर रोज़ाना अपनी रूटीन में ऐड करेंगी तो यू विल बी लूजिंग वेट। फिटनेस एक्सपर्ट आयशा ने ख़वातीन को मशवरा दिया कि आप भी ये वर्जिश करके अपना वजन कम कर सकती हैं। एक अहम बात जो आयशा की बातों से सीखने को मिलती है वो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद अगर ख़वातीन सच्चे दिल से ये इरादा कर लें कि उन्होंने वज़न कम करना है तो कोई वजह नहीं कि वो अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सकें। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। तो जनाब इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फिटनेस ट्रेनर सहर जावेद चावला ने। सहर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है ये मुझे लगता है हर उस खातून का मसला है जो कि जब डिलीवरी हो जाती है तो वही चाहती है कि अच्छा मेरा वेट जो है फ़ौरन से कम हो जाए, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में बहुत खाते हैं तो उसके बाद आप चाहते हैं कि फ़ौरन से स्लिम और स्मार्ट आप नजर आएँ। ऐसी ख़वातीन को आप क्या मशवरा देंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं पहले क्लियर करती चलूं, मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं, मैं डॉक्टर सहर जावेद चावला हूं। लोग कहेंगे पहले इतने सारे प्रोफेशन है, इसने एक और पकड़ लिया, तो मैंने ये मैं जरूर अपने प्रोड्यूसर को कहूंगी कि ये प्लीज आप सही कर दें। अच्छा चलें, अब आप मुझे बताएं। हाँ जी, देखें ऐसा है कि प्रेगनेंसी के बाद देयर शुड बी नो रश टू लूज वेट, नंबर 1। ये जो अल्लाह ताला की छिले की फुर्सत रखी होती है ना आपके पास, ये जो टाइम रखा होता है 40 डेज, ये इसकी सिर्फ रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस भी है। उस टाइम माँ की और बच्चे की इम्यूनिटी दोनों की लो होती है। जब इम्यूनिटी लो होती है तो उस वक्त डाइट करने का टाइम नहीं है। आइडियली 40 दिन की जगह इसको 2 महीने तक ले जाया जाता है, ठीक है। उस वक्त खुद को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव करने का टाइम नहीं। वैसे तो किसी भी तरह की डाइटिंग में मैं हमेशा कहती हूँ हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, खुद को न्यूट्रिएंट से डिप्राइव नहीं करना चाहिए। और इस बात पर भी देखें डिपेंड करता है कि आपका सी सेक्शन हुआ है या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप कंपैरेटिवली 2 महीने उस तरह मोबाइल नहीं है, आपके लिए वॉक करना भी एक लेबर है। और अगर आपकी नॉर्मल हुई है तो 3 से 4 दिन बाद आपको एटलीस्ट वॉक करना तो स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जब आपके स्टिचेस वगैरह खुल जाते हैं तो आप उसके बाद सबसे पहले तो वेट लूज करने के लिए इतना चलना शुरू कर दें जिसपे चल के आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा फटीग नहीं होती या खुदा ना खास्ता आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो छिले के बाद आप कोशिश करें कि आप हल्की हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह तो शुरू कर ही दें, घर के ऑब्जेक्ट्स लेके लंच वगैरह शुरू कर दें। डाइट में आपने किस चीज का ख्याल रखना है ये भी 2 बातों पर डिपेंड करता है कि अगर आप बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रहे हैं। वैसे तो सबको ही बच्चों को दूध पिलाना चाहिए वेट लूज करने के लिए। उसमें सबसे बड़ा कैच है कि जब आप बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं आप दिन में 800 से 900 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं। इमेजिन आप तकरीबन 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करते हैं। इससे दूध पिलाने वाली माओ का वेट जो है वो ज्यादा जल्दी लूज होता है। और अगर आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आसपास लोगों की बात सुन के वो इतने सारे जंक फूड, इतने पराठे और इतना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। कि सिर्फ 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती है जो कि आप अच्छी चीजों से भी ले सकते हैं। और उसमें से सबसे ज्यादा जिस चीज से आपने अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज पोस्ट प्रेगनेंसी लेनी है वो आपने दूध से लेनी है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, आपको लैक्टोज टॉलरेंट है तो आप गाय का या उससे भी बेटर है कि आप भैंस के दूध के दिन में 3 ग्लास लें, उसको अपनी डाइट में शामिल रखें। अच्छा, वो 5 चीजें दूध के अलावा और क्या है? क्योंकि हम देखते हैं जैसे आपने छिले का जिक्र किया ना कि जो माएँ होती हैं, सासें होती हैं ना, वो कहती हैं पराठे खाओ, यखनियाँ खाओ, भुना हुआ गोश्त खाओ, सारा दिन हर 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा होता है। तो वो 5 चीजें मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं। देखिए, एक तो आपके पास दूध हो गया, दूसरा मैं कहूंगी कि गंदम की रोटी अवॉइड करने की जगह अगर आप वेट लूज करना चाह रही हैं, बाजरा में फाइबर बहुत अच्छा होता है। बाजरे की रोटी एंड पराठा, और पराठे को सिर्फ हल्का सा टोस्ट करें। इट इज एक्सीलेंट टू लूज वेट। आपके बच्चे को ओमेगा 3 फैटी एसिड चाहिए होते हैं, उसे सिर्फ माँ से लेने होते हैं, माँ के दूध से लेने होते हैं, उसका जिस्म नहीं बना रहा होता। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप मछली से ले सकते हैं, आप नट से ले सकते हैं, आप हर्ब्स में जिस चीज का इस्तेमाल करें, मेथी दाने वाला पानी जो है आप उसको रोज पिए, वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपका ब्लड शुगर भी रेगुलेट करेगा और उसके साथ साथ जो है वो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन है उसको भी ज्यादा करता है। चौथी चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट 3 से 4 फलों की सर्विंग्स आप जरूर लें। उस फल में आपके पास मौजूद कोई भी फल हो सकता है। वेजिटेबल्स जो हैं, जितने रंग के आप वेजिटेबल्स लेंगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। वेजिटेबल्स में आपके पास फाइबर होते हैं। एक तो बहुत
खवातीन को डिलीवरी करते ही कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एक तो फाइबर आपकी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व रखता है, आपका पेट भी भरा रखता है, आपको बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगती। यखनी ले कोई बुराई नहीं है, यखनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है जिसको आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। गोश्त आपको चाहिए होता है, लेकिन अगर आप वेट लूज करना चाह रही हैं तो 3 से 5 आउंस से ज्यादा गोश्त की क्वांटिटी जो है वो ना लें और कोशिश करें कि उसको ज्यादातर आप डिनर के टाइम पर रखें। और डिनर के बाद आपने नहीं करना, एडवांस योर मील्स ताकि आपका वेट लूज हो सके। ठीक सहर, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, क्या ऐसा भी होता है कि कुछ खवातीन का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? और अगर ऐसा होता है तो उनका वेट लूज करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से किसी का भी वेट बढ़ सकता है और डेफिनेटली खवातीन और खास करके उन खवातीन का जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है, फिर हम वो खाने देते हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, यानी नेचुरल एस्ट्रोजेंस होते हैं जो बॉडी से बैड एस्ट्रोजेंस, जीनोएस्ट्रोजेंस को फ्लश आउट करते हैं ताकि उनका हार्मोनल बैलेंस एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दोबारा से करेक्ट हो। उन खानों में हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं, हमारे पास क्रूसीफेरेसी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर। लेकिन मैं डिलीवरी के फौरन बाद खवातीन को रिकमेंड नहीं करती वो कैबेज, कॉलीफ्लावर खाएं, जो खास करके बच्चे खिलाती है, बच्चे को भी कॉलिक और कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है। उन्हीं खानों में आपके पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, खास करके आपके पास अनार आ जाते हैं। तो ये सारे खाने जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं फिर वो उनको दिए जाते हैं, उनकी डाइट से जंक निकाला जाता है। दे आर आस्क्ड टू अवॉइड प्लास्टिक बॉटल्स, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स, नॉन स्टिक कुकवेयर, ये सारा आपका जो इम्बैलेंस है हार्मोनल इसको करते हैं। एंड दे आर स्पेशली आस्क्ड टू स्टे हाइड्रेटेड। हमें ये नहीं पता कि अगर हम दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं तो उसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी के बाद दूध भी ज्यादा आता है, और अगर दूध ज्यादा आता है इसका मतलब है कि आप बच्चे को दूध पिलाएंगे, आपका वेट इजीली लूज होगा। पानी हमारे जिस्म के हर सेल के मेटाबॉलिज्म को चाहिए। जब जिस्म के हर सेल का मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो भी स्पीड अप होगा, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट होंगे। ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू लूज वेट। टेस्ट कराए बगैर मालूम हो जाता है खातून को कि हार्मोनल इम्बैलेंस है? अच्छा, इसकी ना निशानियां होती हैं। अगर आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस हो खवातीन में, बिकॉज वंस दे हैव क्रॉस छिला, ठीक है, अगर आपके पास पीरियड्स इरेगुलरिटी होते हैं, आपके एक्ने प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी स्किन पर हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, मूड डिस्टर्बेंसेस होती हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहती चलूं कि हार्मोनल इम्बैलेंस को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसके साथ अपने इससे फिर काइंडली आपको पता लग जाता है थोड़ा बहुत कि अगर आप पहले इतने हेयरी नहीं थे, पहले इतनी एक्नी नहीं थी, इतने मूड डिस्टर्बेंसेस नहीं थे, पीरियड्स की डेट में इतनी डिस्टर्बेंस नहीं थी, अगर ये सब होना शुरू हो जाता है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस है। फिर आप सीधा अपना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो करा लें, अपने एलएच लेवल्स करा लें, तो उससे मालूम हो जाएगा। क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन से वेट बढ़ता है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ प्रॉपर डायग्नोस्ड डिजीज और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे उस बात को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि होना शुरू कर देते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम्हें खुश होना चाहिए, एक तो तुम्हें औलाद हुई, ऊपर से तुम डिप्रेशन में, ऊपर से तुम चिड़चिड़े, उसमें उस बेचारी का कंट्रोल नहीं होता, उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। और जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होती है, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन दे डोंट वांट टू ड्रेस अप, they don't want to get up, they don't want to exercise, they don't want to live। तो जब वो इतनी स्टैटिक हो जाती हैं और वो अपना खाली प्लेजर हार्मोन डोपामिन कहाँ से डिराइव करती हैं? खाने से डिराइव करती हैं, मीठे से डिराइव करती हैं, बिकॉज मीठे में चॉकलेट्स वगैरह खाने से प्लेजर हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए। तो उसकी वजह से फिर उनको वेट पुट ऑन होता है। तो प्लीज काइंडली बी सपोर्टिव टुवर्ड्स द मदर्स, दे आर ऑलरेडी गोइंग ओनली सपोर्टिंग होना ही इलाज है? नहीं, ओनली सपोर्टिव होना इलाज है। बी सपोर्टिव टुवर्ड्स द मदर सो दैट यू कैन टेक देम टू द राइट डॉक्टर्स, ताकि आपको ये समझ कि whatever they are going through, it's not a phase, it's a disease। postpartum depression is a disease। हम बात करते करते यहाँ पर आ गए। और उसी तरह weight loss, do not get, for God's sake, I want to say this to all the people around the women who have in case put on some weight, do not get judgmental towards them। तो टाइम लगता है थोड़ा सा, उसके बाद 9 से 10 महीने 1 साल लगता है वेट लूज होने में। मैं खवातीन को भी कहना चाहूंगी, प्लीज बी इजी ऑन योरसेल्फ। और प्रेगनेंसी के दौरान भी आप ये ख्याल करें, जो आप प्रेगनेंसी को बहाना बना लेती है ना साथ ही के कुछ भी आप उठा के खा सकती हैं, नॉर्मल है ना, कहती जब अच्छा सर, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि देखिए, अगर मैंने वैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट से ये सुना कि अगर आपके अपने वेट से आप 15 kg वेट गेन कर लेती हैं, जो कि आपके बेबी का भी है, तो ये एक चीज़ नॉर्मल है। फिर आप प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी के बाद आप इजीली अपना वेट वापस उस चीज़ पे लेके आ सकती है, ऐसा ही है क्या? प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल वेट गेन होता है ना, वो आपके पास 10 से 12 किलो होता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल है, जो 19 से 25 क्लासिफाई किया जाता है, तो 10 से 12 आपका। और अगर आप थोड़े मोटापे की तरफ है, आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है जो 28 से 27 है, तो आपका 7 किलो से ऊपर गेन नहीं होना चाहिए। 10 से 12 किलो इज ओके। और 10 से 12 किलो लूज करना इज नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपने नॉर्मल किया हुआ। अगर आप
52-53 केजी की लड़की थी और अब आप 80 केजी पे चली गई हैं, उसके बाद आप विक्टिम प्ले कर रही हैं, तो बीच में थोड़ी सी गलती आ ठीक है। आप 52-53 की थी, आप 65 तक चली गई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वापस आ जाएंगे। प्रेगनेंसी में इतना सारा वजन तो पानी का भी होता है ना, जो आपकी बॉडी लेवल ज्यादा हुआ होता है। प्रोजेस्टेरोन का काम है, ये वही हार्मोन है जो पीरियड से पहले भी ज्यादा होता है। पीरियड से पहले भी अगर कभी वेट करें तो 2-3 किलो ज्यादा हुआ होता है, इसी वजह से ये जिस्म में पानी को रोक के रखता है। ठीक है, फिर आपका थोड़ा फैट वगैरह वो सब डिपॉजिट होता है आपके बेबी को, आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रेगनेंसी का नॉर्मल वेट गेन इज अ ब्लेसिंग लेडीज, इट इज नॉट अ कर्स। और उसके बाद व्हेन यू वांट टू लूज इट, जस्ट गो स्लो एंड स्टडी, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। और आपने अपने आप को न्यूट्रिएंट डिप्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू कीप ईटिंग हेल्दी, चाहे आपको 6 महीने लगे वेट लूज करने में। और आप प्रेगनेंसी में भी तो एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिनके घर वाले इजाजत भी नहीं देते उन्हें कि आप एक्सरसाइज करें। लोग योगा करते हैं प्रेगनेंसी में, जिन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखना होता है। और जितना आप वॉक करते हैं, अच्छा हेल्दी जितना वॉक करते हैं, डिलीवरी उतनी आसान होती है। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर हम आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे किसी और दिन की। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने योगा एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है। थैंक यू वेरी मच सहर, साथ में इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। नाजायज़ तामीरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नस्ला टावर के मकीन फिक्र और परेशानी की तस्वीर बने हैं। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बालकोनी से कराची की खूबसूरत तरीन शाहराह फैसल का दिल फरेब नज़ारा, समंदर से आती ठंडी हवाएं, रोशन हवादार और कुशादा कमरे, और तमाम आसाइशों से आरास्ता लग्जरी अपार्टमेंट। इम्तियाज अहमद ने तिनका तिनका जोड़कर अपना ये आशियाना बनाया था, जिसमें 4 अशरे और पूरी जमा पूंजी लग गई थी। 16 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जॉब के दौरान मैंने मैट्रिक किया, जॉब के दौरान मैंने इंटरमीडिएट किया, जॉब के दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया, MBA IBA कराची से किया। और अब जब पूरी ज़िंदगी के 58 साल गुजर गए और जब मुझे अपने एक प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी, वाहिद प्रॉपर्टी, उसके जब लीज़ के डॉक्यूमेंट मिलने का टाइम आया तो पता लगा कि ये इल्लीगल है। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा कोई फॉल्ट है तो आप बता दें कि तुमने ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, ये अप्रूवल चेक नहीं की। कोई एक चीज़ से बता दें, पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस किस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ, क्या अप्रूवल मिली। इम्तियाज अहमद कराची के उसी नस्ला टावर के मकीन हैं जिसे गिराने का हतमी हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, जिसके बाद से इम्तियाज अहमद और उनके घर वालों के लिए इस अपार्टमेंट की आसाइशें बेमानी हो चुकी हैं। सबकी नींदें उड़ गई हैं, सब आकर बातें करती हैं कि हम अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे। रो रही हैं, बच्चे परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि अचानक हम पर ऐसी मुसीबत आई है कि वो पता नहीं कहाँ से, अब हमें भी ये भी दिन देखना था। जो मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी कमाई है, वो हम कहीं और जगह हम सोचे भी कैसे नया घर खरीदने का, हमारा अपना घर नहीं होगा आगे फिर, तो इस पर बहुत अफसोस होता है। नस्ला टावर के 44 अपार्टमेंट्स में बसने वाले एक फ्रॉड का शिकार हुए हैं, और ये फ्रॉड करने वाले उन इदारों के अफसरान थे जिनकी जिम्मेदारी शहरियों को इस फ्रॉड से बचाना था। और उन इदारों में सर फहरिस्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बुक करवाते हैं तो अप्रूवल देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी है कि नहीं दी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हमने तसल्ली की। जिन इदारों ने सारे अप्रूवल दिए कि ये अप्रूवल फ़लाना अप्रूवल, ये NOC वो NOC, सिंधी मुस्लिम सब कुछ, तो उनको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। और बकौल चीफ साहब के सब जो है ना गलत तरीके से रिश्वत दे के करते हैं, तो आप उनको सज़ा दें, उनको बुलाएं। वो चीफ साहब के सामने खड़े हुए हैं कोर्ट में, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के ये अपार्टमेंट ख़रीदे, उनको आप सज़ा दे रहे हैं। ये सवाल सिर्फ नस्ला टावर में बसने वालों का नहीं, बल्कि उन तमाम शहरियों का है जिन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर सरकारी इदारों की दस्तावेज़ात पर एतमाद करके अपना घर बना लिया है या बनाने का इरादा रखते हैं। ये थी नस्ला टावर में रहने वाले इम्तियाज़ अहमद साहब की फैमिली से हमारी मुलाकात। मुश्किल वक्त है, इम्कानात बज़ाहिर महदूद नज़र आते हैं, मगर मौजज़ात का होना खारिज इम्कान नहीं। दुआ है कि इस मसले का एक ऐसा हल सामने आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
तो जनाब अब है क्लोजिंग, लेकिन अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। हमारी छुट्टी होगी। बाय बाय।